अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 13 में आप सबका इस्तकबाल। हमने मैंने अ, यस, सॉरी। ये सेशन मैं ज़रा सा वेरीफाई कर रहा था कि ये सेशन 13 ही है या नहीं। खैर ये सेशन 13 ही है। तो भाई आप लोगों का सीसीएनए के सेशन 13 में इस्तकबाल। और आप लोग जो हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो बस ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर को देखा। आखिर में हमने वायरशार्क की एक थोड़ी सी वर्किंग देखी, किस तरह से वायरशार्क काम करता है, कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते खैर। वो तमाम चीजें हमने इसमें कैसे स्निफ करता है पैकेट को और कैप्चर करता है और कैसे हम उसमें रीड करते हैं। तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को एक अदद ईमेल कर दी है, जिसमें जिन लोगों के पास नहीं है वायरशार्क इंस्टॉल्ड, तो हाउ टू इंस्टॉल अ वायरशार्क उसकी एक फाइल मैंने भेज दी, सिस्को की तरफ से आती है वो हमें। और जनाब दो मैंने आपको उसकी सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया। तो वो आप कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फील्ड में ये बड़ा काम आता है। कभी कहीं फंस जाएं, कभी कुछ मसला हो। अभी रिसेंट में एक बैच मैंने कहीं पढ़ाया था, तो वहां भी स्टूडेंट का एक मसला आया। तो उनको भी मैंने फिर वही कहा कि आप वायर शार्क के थ्रू उसको कर लें, तो वो आपको चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, चीजें पता लग जाएंगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो बहुत सारे रूट कॉजेज जो होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, या उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, मिसगाइड नहीं कर रहे होते, उनका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होता, तो वो आप उनको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। क्योंकि देखें, एक बात याद रखिएगा प्रैक्टिकल फील्ड के हवाले से, कि जो चीज डॉक्यूमेंटेड है ना वही प्रूव्ड है। बस जो चीज की डॉक्यूमेंटेशन है, ये गूगल वूगल ये कुछ नहीं होता। गूगल तो, मैं जब अपना मास्टर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, तो वो हम अगर कोई असाइनमेंट, और उसमें हमने कोई असाइनमेंट दी उन्होंने, और उसमें उन्होंने बोल दिया, हमने उसमें गूगल की मदद ले ली और हमें रेफरेंस देना होता है कि कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया असाइनमेंट के आखिर में। तो वो ये कहते थे कि ये तो इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग है, मतलब इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। या तो कोई ऑथेंटिक चीज लेकर आए, कोई ऐसी वेबसाइट जिसकी ऑथेंटिसिटी हो, जिसको लोग मानते हो, तो उसके जो है उसकी ग्रेडिंग हो, उस पर जो बातचीत होती है वो मल्टीपल जगहों से प्रूफ रीड होती है और फिर आके वहां पे पोस्ट होती है। तो ऐसी कोई वेबसाइट आपकी नॉलेज में हो, वहां से आपने लिया हो, तो समझ में आता है, वरना नहीं। अदरवाइज बुक की नॉलेज लें, उसका रेफरेंस दे दें, रिसर्च पेपर की नॉलेज ले लें, जो भी कुछ करना है वहां से आप वो तमाम काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी चीज को आपने अगर प्रूफ करना है तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वायरशार्क आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन बैक एंड पे बेसिकली हमारे पास ये वाइटशॉक एक अच्छा टूल है जिसको हम कर रहे होते हैं। तो इसकी छोटी मोटी प्रैक्टिस, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, वैसे तो वाइटशॉक के यूट्यूब पे ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उसको बहुत ज्यादा और डिटेल में जाके देख सकते हैं चीजों को। मगर एक बेसिक जो उसकी पैकेट स्निफ करके पढ़ने का होता है, वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिया था आप लोगों को। इससे ज्यादा हमारे काम भी नहीं है। और बाकी जो है वो क्या है सिलसिला, कि आप उन दो क्वेश्चंस को करके और फाइल नेम को सेव करके आंसर्स देके अपने, क्योंकि हर किसी के आंसर देखे वेरी करेंगे। आपको क्या, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, वो लैपटॉप पे ना करे। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता आज के दौर में कि उसके पास या उसकी आस पास में किसी के पास लैपटॉप ना हो, तो वो 2 मिनट के लिए किसी का लैपटॉप लेके ये क्यूरी चला सकता है कि क्या जो उसमें क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकता है, उनके आंसर्स दे सकता है कम से कम। और कोई कॉर्पोरेट लेवल पे काम नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है, मसला ही नहीं। आपके घर पे तो इंटरनेट है। अगर आपके घर पे इंटरनेट है तो आप उसी के थ्रू मुझे बता दें कि भाई आपके राउटर की आईपी क्या आ रही है, और वो जो भी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो वो आप उसके अंदर आराम से कर सकते हैं, राइट। मतलब कोई इतना, मुझे कोई ऐसा इन्वायरमेंटल उसमें नहीं चाहिए कि बहुत एक प्योर इन्वायरमेंट बना हुआ हो। बस एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की मैंने वो फाइल्स दे दी, और आप लोग उनको करके मुझे सबमिट जरूर करा दीजिएगा वाया ईमेल 11 जनवरी 2024 से पहले पहले, ठीक है। मैं उसको देख लूंगा, और फिर आगे जाहिर सी बात है जो लोग कराएंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है, अब ये मॉड्यूल ऑलमोस्ट एंड होने के ऊपर जा रहा है, और जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो बात होगी वो सब बात ज्यादातर लैब पे होगी। थ्योरी समझाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर लैब पे आ जाएंगे फौरन। अब जो हर दफा जो बातचीत होगी वो लैब के थ्रू होगी, क्योंकि पार्ट 2 जो है इसका, स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल, वो आ, वो ज्यादातर
कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो हम जनरल नेटवर्क की बात कर रहे थे, अब हम जो है वो डिटेल में आके टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे पार्ट 2 के अंदर। तो उसको हम फिर डिटेल में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। सो तो आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है हमारा इसका, पार्ट 1 का। और फिर आप लोगों के एग्जाम कल भी मैंने बताया था और बार बार बता रहा हूँ कि ये 11 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एग्जाम का टाइम शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14 जनवरी तक एक्टिवेटेड रहेगा। यानी कि फाइनल एग्जाम आप अपना कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम पार्ट 1 का 11 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक दे सकते हैं। राइट, तो वो आप जरूर दे लीजिएगा इस टाइम पीरियड के अंदर। ये रीएक्टिवेट होता है, बीच में नहीं होता। ये कब होगा? बिल्कुल आखिर में होगा, जब आप पार्ट 3 का फाइनल एग्जाम दे लेंगे। तो हम इसका, यानी कि पार्ट 1 का और पार्ट 2 का एक बार दोनों का एक साथ रीएक्टिवेट करते हैं, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि सबको जल्दी होती है कि जी सर्टिफिकेट इशू करें, डिस्काउंट वाउचर इशू कर दें, जो भी कुछ है जो पास हुआ है जिस तरह से, तो उसको फिर उसी हिसाब से चाहिए होता है, जल्दी हो रही होती है लोगों को। तो 2 दिन 3 दिन हम देते हैं, ज्यादा नहीं देते, कि जिन लोगों का रह गया तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम दे लें। पार्ट 3 रीएक्टिवेट नहीं होता फाइनल एग्जाम। अगर मैंने रीएक्टिवेट किया तो आपका वाउचर नहीं आएगा, फायदा कुछ भी नहीं है उसका। तो रीएक्टिवेट ही नहीं होता वो। तो उससे बेहतर है कि आप उसको तो लाजमी अपने टाइम पे ही देना है। तो ये जो है बीच में रीएक्टिवेट नहीं होगा। ये अच्छा रहेगा कि आप 11 से लेकर 14 तक अच्छे खासे दिन है, जब आपके पास टाइम हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो, तो ये एग्जाम आप दे दें। ये सारी बातें मैं कल भी करूंगा, सही है, क्योंकि मैं तो रोज बोलूंगा ताकि कल को कोई ये ना बोले कि आपने मुझे बताया नहीं था। इवन तो मैं आपको कल एक ईमेल भी करूंगा कि आपका मॉड्यूल जो है वो एंड हो गया और अब आप अपना फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर लें दिस डेट से दिस डेट तक। ठीक है? तो आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल। सवाल आ गया, एक मिनट रुके। दीदी बिल्कुल पूछे, आपका माइक खोल लूं मैं? आप अगर ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां बात कर सकते हैं तो आपका माइक खोल लूं मैं? ओके, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, फिर अपने टॉपिक का स्टार्ट लें। ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है FAW। अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फाइनल एग्जाम मतलब अगला मंडे इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए SRW को होगा। अगले मंडे को डेट क्या है? अगले मंडे को 15 है। अच्छा हाँ, एक बात और है कि मैं 16 को ऑफ लूंगा, एक सिस्को की कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे उसमें जाना है। यहाँ कराची में हो रही है और इस्लामाबाद में हो रही है, तो कराची की 16 तारीख को है। तो शायद ये मैं ऑफ लूं और फिर इसकी क्लास को कहीं ना कहीं मैं कंपेंसेट कर दूंगा किसी भी और दिन में। राइट, ITN के मॉड्यूल फाइनल एग्जाम गैप है। गैप से क्या मुराद है? गैप नहीं है ये देखें, कल आपकी लास्ट क्लास होगी इसकी। अब बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कल 10 तारीख है। इश्यूज क्या होते हैं? वो कहते हैं जी हम अवेलेबल नहीं थे, तबीयत खराब थी, कोई और इमरजेंसी थी, कुछ भी था, जो भी मसले मसाइल ऑफिस की तरफ से कहीं गए हुए थे, तो हम उनको, गैप नहीं है ये है 1.25 घंटे का एग्जाम, कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम। ये आपका 11 तारीख से लेकर, हम इसलिए आपको इतने सारे दिन देते हैं, 11 12 13 14, 4 दिन। जब आपको फुर्सत हो, जब आपको टाइम मिले, एनी टाइम, 24/7 ये इन 4 दिनों में एक्टिवेटेड रहेगा, 24/7। रात के किसी पहर आपको टाइम मिलता है, अमूमन फजर के बाद बैंडविड्थ बड़ी अच्छी आ रही होती है, लोग उस वक्त, जब आपको वक्त मिले, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आप उस वक्त जो है वो दे सकते हैं। कब है? अच्छा, कब है? ये 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक एक्टिवेटेड रहेगा। जब आपकी मर्जी हो, 1.25 घंटे का एग्जाम है, आपने दे लेना है, बस। एक 1.25 घंटे का एग्जाम है, ये कितने घंटे हो गए? 24 24 48 और 48 48 कर लें, आपने सिर्फ एक 1.25 घंटे का एग्जाम देना है और बस ये हो जाएगा, खत्म बात। है ना? जब आपको, मैंने कहा ना, अपनी फिजिबिलिटी आप देखिए। हमने आपको 4 दिन दे दिए, 1.25 घंटे के एग्जाम के लिए हमने आपको 4 दिन दे दिए।
अब आप अपनी फिजिबिलिटी देखिए, अपनी अवेलेबिलिटी देखिए, उसके बाद आप दे दीजिए। 14 लास्ट डेट है आई थिंक, या 14 के बाद नहीं अटेम्प्ट कर सकते टिल फाइनल एग्जाम ऑफ पार्ट 3 तक, फिर ये रिएक्टिवेट नहीं होगा। ये भाई, क्योंकि इसकी रिएक्टिवेशन में मसले मसाले होते हैं, बार बार लोग आते हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये नहीं सुन रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते, उनको पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ। फिर वो पता नहीं किस तरह से कोई होती है, उनको कुछ आता है, उनको कोई एकदम दिमाग में कोई कोर्स वोर्स कर रहे थे, एकदम से जागते हैं। तो मॉड्यूल 2 के आखिर में जागे, उनका 1 भी नहीं हुआ हुआ था। अब 3 में वो बड़े रेगुलर हो गया, तमाम चीजें हो गई। तो उनके वजह से, ऐसे बच्चों की वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एक ही बार रीएक्टिवेट करते हैं, है ये। और बार बार रीएक्टिवेशन भी ना सिस्को क्यूरी कर देता है कि ये एग्जाम फाइनल है और एक मॉड्यूल का एग्जाम है, इसको बार बार आप रीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं। तो 3 से ज्यादा तो मेरे पास चॉइसेस ही नहीं, तो हम भी अंडर अंडर 3 रहते हैं। इसको एक ही बार हम रीएक्टिवेट और करेंगे, एक एक हो चुका है, एक बार और करेंगे बस। वो होगा पार्ट 3 के फाइनल एग्जाम के बाद। है जी। 2 दिन देंगे हम आपको, जिसमें आप ये दोनों एग्जाम जिस जिसके रह गए वो कर ले। पार्ट 3 का फाइनल एग्जाम रीएक्टिवेट नहीं होता। है जी। तो मैं अपने लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट ले लेता हूँ। ओके फाइन। तो ओके जाम, तो मॉड्यूल 16 नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, क्या सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, और क्या मेजर्स हमें रखने चाहिए, और सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, और क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, और क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो वो चीजें यहाँ पे भी आएंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी, मैं आपको समझाता जाऊंगा, और नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से आज बात करेंगे। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स, थ्रेट्स किसे कहते हैं, यानी कि कोई कोई आपको खदशा हो, कोई थ्रेट है ये मेरे लिए, कोई खदशा, कोई खतरनाक खदशा आपको, कोई आपको लग कि ये आदमी मेरे लिए थ्रेट हो सकता है। और वर्नेबिलिटीज, वर्नेबिलिटीज कहते हैं लूप होल्स को। आपके नेटवर्क में जो लूप होल्स होते हैं, जहां से कोई बंदा एंटर हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्नेबिलिटी कहलाता है। इसको ऐसे कह लें कि आपके घर का लॉक है, मगर उसकी चाबी जो है वो आपसे गिर गई, कहीं खो गई, तो इट इज अ वर्नेबिलिटी। वो जिसको भी मिल जाए, है प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रेशो है, बट ठीक ठाक बड़ा रेशो है प्रोबेबिलिटी, अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं कि वो बंदा कहाँ गिरी, क्या हुआ, लंबा, लेकिन इट इज अ वर्नेबिलिटी कि कोई अगर पहुंच जाए तो वो एक वर्नेबिलिटी है। वो लॉक जो है अब उसकी उतनी सिक्योरिटी नहीं रही जितनी की होनी चाहिए, राइट। सो इसी तरह से नेटवर्क में भी चीजें, पोर्ट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वर्नेबल होती हैं। खैर, तो अटैक्स ऑन अ नेटवर्क कैन बी डिवास्टेटिंग एंड कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ टाइम एंड मनी ड्यू टू डैमेज। अटैक जो नेटवर्क के ऊपर होते हैं वो बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, डिवास्टेटिंग में बहुत ही तबाहकुन होते हैं, तबाहकुन, बर्बाद कर देते हैं आपके नेटवर्क को, आपकी जॉब को, आपके कैरियर को। लर्निंग आपको बहुत अच्छी देके जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायर नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है, तो फिर आपके लिए, आपके कैरियर पे भी बहुत बड़ी बात आ सकती है, आप इससे अपनी नौकरी भी गंवा सकते हैं। तो लॉस किस चीज के अंदर देते हैं, नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अप टाइम। तो ये टाइम आपका लॉस कर देता है, यानी कि आपका अप टाइम नहीं रहता, आपका डाउन टाइम आ जाता है नेटवर्क के अंदर। मनी, पैसे की मद में भी, अगर कोई ऑनलाइन साइट है, वेबसाइट सपोज कर लें, कोई भी साइट है, वॉट एवर, www.abc.com, जो जी ऑनलाइन परचेजिंग होती है वहां पर, उसका नेटवर्क डाउन हो गया, तो उसको एट पर्टिकुलर टाइम, जितना भी टाइम वो डाउन रहा और वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो सकी, तो उसको फिर लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की। और ऐसी लादातार एग्जांपल्स है हमारे पास। और थेफ्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि एक जो थ्रेट एक्टर होता है, हैकर हम टर्म यूज करते हैं, हैकर कोई टर्म है लेकिन वो अच्छे मायनों में आती है, लेकिन हम अब यूज ही करते हैं उसको बुरे मायनों में। एक्चुअली होता है थ्रेट एक्टर, जो वर्ड है, जो ये गलत काम कर रहा होता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं थ्रेट एक्टर। तो थ्रेट एक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो, उसका बेसिक टास्क ये होता है कि आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करे और उसको मार्केट में सेल आउट करें, बड़ी कंपनी की इंफॉर्मेशन को। और बड़ी कंपनी की इंफॉर्मेशन में क्या चीज होती है, उसके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है जो वो बेच रहे हैं, तो अगर वो जो जिसको बेच रहे हैं, तो उन क्लाइंट से कोई और कंपिटिटिव पार्टी रेफर करे और उनसे कांटेक्ट करे और उनको बोले कि जी मैं इतने मजीद चीपर रेट के ऊपर दूं, और वो उनको रेट्स भी, जाहिर सी बात है डाटा में तो रेट्स भी आपको पता लग जाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितने रेट्स में बेच रहे हैं। तो ये होती है इंफॉर्मेशन, है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, वो
जब सबसे ज्यादा वो चोरी कर लेते हैं, एसेट को अपने काबू में ले लेते हैं। काबू से मुराद ये आपके जितने भी एसेट है, मैं आपको बताया था ना, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपकी कंपनी की जो ओनरशिप में जो जो डिवाइसेस आती हैं, वो बेसिकली वो आपका आईटी का एसेट है। उनको वो क्या करते हैं, वो अपने काबू में ले लेते हैं, अपनी चीजों को उनके उनके कंट्रोल में आ जाती है, उनके हिसाब से चलेंगी। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, और वो आपके नेटवर्क में जाहिर सी बात है जब आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है। तो इंट्रूडर कैन गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटीज, हार्डवेयर अटैक, एंड थ्रू गेसिंग समवन्स यूजर नेम और पासवर्ड। ये वो तरीके हैं कि जो भी इंट्रूडर है, बाहर का बंदा है, इंट्रूडर है, वो आपके नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है या आपके नेटवर्क का एक्सेस ले सकता है। कैसे? आपके अगर सॉफ्टवेयर में वर्नेबिलिटी है, आपके हार्डवेयर अटैक्स हैं, आपके नेटवर्क में वर्नेबिलिटीज हैं, आप किसी का यूजर नेम और पासवर्ड गेस करके, यार इसने अपना ईयर ऑफ बर्थ और पासवर्ड रखा होगा, या तो बीच में प्लस लगाया होगा, या डॉलर लगाया होगा, या एट द रेट लगाया होगा, इसके आगे क्या रखेगा, और तो कुछ नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं जरा खतरनाक होती हैं। आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग रखते हैं, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोग रखते हैं। तो ये जो है ना, ये जर्नल डिक्शनरी पासवर्ड्स कहलाते हैं। तो इनसे इनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और एक आखिर में चीज आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो है क्या। तो इंट्रूडर हु गेन एक्सेस बाय मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आर कॉल्ड थ्रेट एक्टर। ये जो इंट्रूडर होते हैं, जो कि लेना चाहते हैं एक्सेस, और ये सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके और आपके एक्सप्लॉइट्स एक्सप्लॉइटिंग आपके सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके वो अंदर घुसते हैं नेटवर्क के, तो वो क्या होता है कि वो जो है वो थ्रेट एक्टर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो थ्रेट एक्टर्स कहलाते हैं। तो आफ्टर द थ्रेट एक्टर गेन एक्सेस टू द नेटवर्क, फोर टाइप्स ऑफ थ्रेट में अराइज। मेजोरिटी ऑफ टाइम हम इनको चार कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, कि जब एक थ्रेट एक्टर जो है अगर आपके नेटवर्क का एक्सेस गेन कर ले, या वो इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करेगा, या वो डेटा लॉस और मैनिपुलेशन करेगा, या वो आइडेंटिटी थेफ्ट करेगा, या वो डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस करेगा। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि वो आपके कंपनी का एक्चुअल डाटा जो है, सेल का, जिसका भी चीज का है, अकाउंट्स का, वो सब उठा लेगा। डेटा लॉस और मैनिपुलेशन, आपके डेटा से उसको कोई काम नहीं, आपके डेटा को वो लॉस कर देगा या उसको मैनिपुलेट कर देगा, रैनसमवेयर। उसको आपके डेटा से कोई काम नहीं है, मगर वो क्या कर रहा है, वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है एक हायर बिट के अंदर, अपनी इंक्रिप्शन, उसकी की उसके पास होती। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जगह, आपके पासवर्ड गैस करके वो क्या करेगा कि वो आपके नेटवर्क में आप के तौर पे एंटर हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क को ये लगेगा या डिवाइसेस को ये लगेगा कि आप ही एंटर हो रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी उसने क्या करी, थेफ्ट कर ली। सही। ऑथेंटिकेशन एक चीज होती है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, चीजों को ग्रैप्स कर लेते हैं, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड उन्होंने क्या किया, ले लिया। डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक, जिसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, सबसे मशहूर जमाना अटैक है इसके अंदर, कि आपकी सर्विसेज को इतना डिस्टर्ब करे, जो भी सर्विसेज चल रही हो। अमूमन ये वेब सर्वर्स के ऊपर अटैक होता है। तो या बैंक्स की कोई साइट है, कुछ भी जिसकी वेबसाइट है, जिस कंपनी की वेबसाइट है, और वहाँ क्लाइंट आता जाता है, तो वो डॉस अटैक से बच के रहते हैं, कि वो इतना ज्यादा उनको बिजी रखेगा कि वो क्या करेंगे, कि वो एक्चुअल सर्विसेज नहीं आ सकती। आगे चल के भी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो तो vulnerabilities is the types of vulnerability, vulnerability is the degree of weakness in a network or a device, loopholes, यानी कि आपकी नेटवर्क में जो वीकनेसेस हैं उनकी डिग्री क्या है, वो क्या कहलाता है, वो वर्नेबिलिटी कहलाता है, कि कितना आपका नेटवर्क वीक है, कितनी पोर्ट्स आपकी, लॉजिकल पोर्ट्स जो है टीसीपी में हमने पढ़ी, उनका यूजेज नहीं था लेकिन वो ओपन थी। क्यों ओपन थी, क्या वजह थी, बैकडोर से क्यों कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाया, कोई पब्लिक आईपी आपके पास इंस्टॉल्ड है और उसी नेटवर्क की कुछ आईपीज वैकेंट हैं, आपने किसी डिवाइस पे नहीं लगाई हुई, तो ये गलत बात है। ये भी आपके अंदर नेटवर्क में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सम डिग्री ऑफ वर्नेबिलिटी इज इनहेरिट इन राउटर, स्विचेस, डेस्कटॉप सर्वर, एंड इवन सिक्योरिटी डिवाइसेस। कुछ वर्नेबिलिटीज जो हैं वो इनहेरिट होती हैं। आप देखते हैं विंडोज का सिक्योरिटी पैच आ रहा है या अपडेट आ रहा है, या अपडेट में क्या होता है कि आने वाले वक्तों में थ्रेट एक्टर्स जो थे उन्होंने बैठे, या फिर कह लें कि ग्रे हेड हैकर्स या फिर व्हाइट हेड हैकर्स बैठे, और उन्होंने बैठ के जो है इस वर्नेबिलिटी को पॉइंट आउट किया, तो फिर फॉरेन विंडोज और दूसरे लोगों ने, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने उसका अपडेट दे दिया। अपडेट में क्या होता है, वो वर्नेबिलिटी कवर हो रही होती है, वो लूपहोल, वो वीकनेस कवर हो रही होती है, कि जी कोडिंग में ये एरर है, या इस
लर्निंग में या स्टेप्स में ये एरर है जो रीडिंग है, तो उसको वो कवर अप करते हैं, तो आपको अपडेट भेजते हैं। जब आप वो अपडेट इंस्टॉल कर लेते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो आपका पीसी उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। अगर आप अपडेट नहीं करते तो वो क्या है, वो सिक्योर नहीं है, वो वर्नेबल ही रहेगा। वर्नेबल क्या है? अच्छा, विंडोज 10 सपोज कर लें 2021 में आई, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब 21 के जून में, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, 21 के जनवरी में आई। जून में एक बंदे ने नया ये कोई एक काम कर दिया कि 10 में ये बैठा, उसने वर्कआउट किया। उसने कहा एक तरीका ये है कि यहाँ से भी हम विंडोज 10 को करप्ट कर सकते हैं, या इसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं। अब वो जब तरीका निकलना शुरू हुआ, मार्केट में हुआ, कंप्लेन्स हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बैठ के देखा, टीम बैठी और उन्होंने देखा। और वो वैसे भी चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, लेकिन दोनों तरीके हैं। उनकी टीम भी उस जगह तक, उस थ्रेट एक्टर से पहले पहुंच सकती है, उस वर्नेबिलिटी को नोट आउट कर सकती है, पॉइंट आउट कर सकती है, और वो कोई थ्रेट एक्टर भी पहले पहुंच सकता है उनकी टीम से। दोनों दोनों वाइस वर्सा है। ओके। लेकिन नुकसान ज्यादा किसमें, कि उनकी टीम, जो उनकी रेड टीम है, उनसे पहले पहले आप जो है कोई थ्रेट एक्टर पहुंच जाए, और वो पहुंचने के बाद उसके अंदर वर्नेबिलिटी करे और कर ले। वो फिर एक आपका क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब आप देखते हैं कि ये विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए केएमएस टूल यूज होता है। ये क्या है भाई? को किसी ने, किसी को आपसे क्यों इतनी मोहब्बत होगी कि वो आपके लिए कोडिंग बैठ के करेगा और विंडोज की केएमएस टूल को इंस्टॉल करे, और आपके लिए विंडोज जो है वो लाइसेंस फ्री हो जाती है। वो बेसिकली वो एक बॉट है। आप बॉट इंस्टॉल करते हैं, अब वो आपके, आप विंडोज तो एक्टिवेट हो गए, आप खुश हो रहे हैं, मगर बैक एंड पे आपके जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, या जब भी आपकी प्रोसेस को, आपकी रैम को, आपकी किसी भी यूटिलिटी को उसको यूज करना है, वो यूज कर रहे हैं। विंडोज 6 में भाई लोगों की सालों विंडोज चलती है जो लाइसेंस होती है। वजह क्या है? कि उसके अंदर कोई वायरस या कोई इस तरह का बॉट नहीं होता। सालों तक चलती, चली चले जा रही है, कोई मसला ही नहीं। हमारी हर 6-7वें महीने के बाद बैठ जाती है, जो के एम एस टूल के थ्रू एक्टिवेट हुई भी होती है। वजह यही होती है कि वो उसको जगह जगह पे आई एम सॉरी यूज कर रहा होता है, और उसको लेके जा रहा होता है। हमें पता नहीं है। हम तो बेचारे एक यूजर हैं, और हम सिर्फ इसी पे खुश हैं कि हमें यहाँ पे ये, क्योंकि एम एस टूल जो कि मशहूर जमाना है, उसको, या कोई भी और टूल हो, उसको जब आप विंडोज एक्टिवेट चलाते हो तो उससे पहले बिट डिफेंडर को ऑफ करना पड़ता है विंडोज के। क्यों? क्योंकि विंडोज ने अपडेट उसका दिया हुआ है कि अगर इस टाइप की कोई एग्जी चलेगी तो क्या हो, उसको फौरन रोक दो और उसको डिलीट करो उसकी जगह से। तो वो अपडेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो अपडेट कहलाता है। वो अपडेट आप पहले ऑफ करते हो, ऑफ करने के बाद फिर आप आगे उसको चलाते हो। जब वो हो जाता है तो फिर दोबारा आप अपना बिट डिफेंडर को ऑन कर देते हो। विंडोज का बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटी वॉर्म और दूसरी चीजें भी करता है। खैर इसका पेड वर्जन भी आता है, उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं, VMware बेस्ड होता है। और ये इसका जो अपना बिल्टन है, इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें फिर भी उनसे बच के रहना चाहिए। बट समहाउ हमारी भी मजबूरी है कि बार बार विंडोज एक्टिवेट का एरर आ रहा होता है, तो फिर ये लोग करते ही हैं। खैर, देयर आर 3 प्राइमरी वर्नेबिलिटीज और वीकनेसेस। 3 टाइप की होती हैं वर्नेबिलिटीज या वीकनेसेस इन अ नेटवर्क और इन अ डिवाइस और व्हाटएवर। वर्नेबिलिटीज टोटल जो है वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो है जी टेक्नोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज, माइट इंक्लूड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वीकनेस, यानी कि आपने पब्लिक आईपी ली हुई है, और पब्लिक आईपी आपने /29 के पूल की ली हुई है। अब /29 अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, तो /29 में, अब मैं पूछूंगा तो टाइम लंबा लग जाएगा, मैं यही बता देता हूँ। /29 में मेरे पास होस्ट में होती हैं कितनी बिट? 6 आईपी निकल कर आएंगी। कितनी आईपी निकल कर आएंगी? 6 यूजेबल आईपी निकल कर आएंगी, क्योंकि 2 की पावर 3 जो मेरे पास होगा वो क्या होगा? 8 होगा। तो यूजेबल आईपी कितनी निकल कर आएगी? 6 आईपी। बिल्कुल, वेरी गुड। जिसने भी जवाब दिया, किसने दिया? थैंक यू सो मच। आपके पास, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है कि 6 आईपीस निकल कर आ जाती हैं। अब मुझे सिर्फ 2 का काम था, 4 का काम था, 2 अभी भी वैकेंट है। तो उन 2 को मैंने कहीं ना कहीं लगा देना है। अच्छा, लगाने से क्या होगा कि पब्लिकली जब कोई और लगाएगा तो मेरे पास फौरन आ जाएगा कि, या वो बंदे के पास भी आ जाएगा कि ये आईपी तो यूज में है, ये आईपी तो नहीं आप लगा सकते। लेकिन अगर मैंने उस आईपी को वैकेंट छोड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि वो उसके थ्रू आ जाएगा, या फिर मुझे उसके अगेंस्ट फिर कोई पॉलिसी प्रॉपर डिजाइन करनी पड़ेगी, वो आखिर में मैं आपको आके बताऊंगा। खैर, तो टीसीपी की वीकनेस तो ये हो गई। या फिर आपने गलत आईपी कोई इस तरह की लगाई हुई है कि जिससे जो है, या फिर बैड गेटवे है आपका, तो ये वीकनेस। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं है आपका, या नेटवर्क इक्विपमेंट की वीकनेसेस, ये भी अपडेट नहीं है आपके आपके आईओएस जो है वो करंट थ्रेड्स के हवाले से अपडेट नहीं है। तो ये एक तो हो गई टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन वर्नेबिलिटी, माइट इंक्लूड आपने कोई गलत अकाउंट बना दिया है,
एक ऐसा अकाउंट बना है जिसका पासवर्ड लीक हो गया है। अमूमन सिस्टम साइट पे होता ही है। एक्चुअली होता ये है कि, चले थोड़ा सा हट के बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल का जो है ना फायदा लें आप। तो प्रैक्टिकल फील्ड के एक्सपीरियंस में यही होता है, एक हम डोमेन कंट्रोलर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं जो कि हर पीसी पे एक लोकल अकाउंट की तरह एक्ट करता है। वो किस लिए होता है? वो आईटी के सपोर्ट यूजर के लिए होता है। उस कभी खुदा ना खास्ता अगर उस पीसी पे, इसके बहुत सारे रीजन हैं कि डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप का एरर आ जाए। सपोज कर ले मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ जी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप का एरर आ जाए तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। बहुत सबसे छोटा रीजन बता रहा हूँ कि आप जो क्लाइंट है उसके मदरबोर्ड के पीसी का जो है वो क्या हुआ, उसके मदरबोर्ड के पीसी का सेल वीक हो गया। तब उसका टाइम पीछे चल रहा है। अब डोमेन कंट्रोलर का जो टाइम है और मदरबोर्ड के पीसी का जो टाइम है, वो अगर सिंक नहीं होगा तो डोमेन फौरन उससे अपनी रिलेशनशिप को तोड़ लेगा। अब ऐसे में इसकी मिटिगेशन क्या है? हर चीज की एक मिटिगेशन होती है। मिटिगेशन किसे कहते हैं? कि इस टाइप के, जो मैंने आपको एक एक सिनेरियो बताया और जो जनरल बात है, नेटवर्क के अंदर आता है, आपका पार्ट नहीं है, सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आप उसको ये बात बता सकते हैं कि बार बार ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है। ये जब रीस्टार्ट होता है पीसी सुबह, फिर ये ट्रस्ट रिलेशनशिप का एरर आ जाता है और ये छोड़ देता है। तो ये वजह इसकी ये होती है कि आपके पीसी का टाइम जो है वो सिंक नहीं हो रहा किसके साथ, आपके। अब भाई डोमेन ने ट्रस्ट रिलेशनशिप छोड़ दी, अब लॉगिन कैसे होंगे आप? तो आपके पास कोई ना कोई लोकल यूजर अकाउंट होना चाहिए। तो अब क्या मैं हर पीसी पे अलग अलग यूजर अकाउंट बनाऊं? तो आसान नहीं करने के लिए हम डोमेन के थ्रू प्रोपोगेट क्या लगा देते हैं, एक पॉलिसी के थ्रू, कि भाई तमाम जो डोमेन से ज्वाइंट पीसी हैं, जो क्लाइंट हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू पॉलिसी बनाते हैं। और एक ग्लोबल पॉलिसी बनती है कि ये लोकली जाके इम्पेक्ट, पॉलिसी ग्लोबली बनेगी। ग्लोबल से मुराद ये, जो भी आके डोमेन को ज्वाइन करेगा तो ये पॉलिसी उसके पास इम्पैक्ट हो जाएगी, वो अकाउंट वहां पे बन जाएगा, लोकली आ जाएगा उसके पीसी के ऊपर। अब तमाम जितने भी आपके क्लाइंट थे, 500 800 जो भी थे, उन सब पे एक अकाउंट बन गए, जो कि आईटी सपोर्ट वाले यूज करते हैं। क्यों करते हैं आईटी सपोर्ट वाले यूज? उनको जब भी कोई इंस्टॉलेशन करनी हो, कोई रिक्वायरमेंट आती है कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और उनको कोई एडोब चाहिए, उनको कोई फ्लायर बनाना है, कुछ भी करना है, तो उनको अडोब इंस्टॉल करके देना है। इंस्टॉलेशन के राइट्स तो होते नहीं है, आईपी देखने के भी राइट्स नहीं होते, टाइम चेंज करने के भी राइट्स जनरल यूजर के पास नहीं रखे जाते। ये जनरल फीचर्स हैं जो हम अमूमन नेटवर्क और सिस्टम साइट को फोर्स करते हैं कि ये काम आप करें ताकि हमारा भी नेटवर्क सिक्योर रहे। सो अब ये वाला जो आईटी का यूजर है, ये इस लोकल अकाउंट से लॉगिन होगा और फिर पहले तो उस डोमेन को डिसजॉइन करेगा। ये सारे काम किससे होंगे? वो जो भी कुछ करेगा, मतलब ये होगा लोकल अकाउंट से। अब उस लोकल अकाउंट का पासवर्ड जो है वो क्या हुआ, आपने किसी की मोहब्बत में बता दिया, या आपका कोई दोस्त यार था, आपने जो है क्या किया कि उसको बता दिया, आपको कोई बेनिफिट होना था उससे। कोई होता है अमूमन आईटी वालों के, मुख्तलिफ जगहों पे काम अटकते हैं, वाउचर इनके नहीं निकलते हैं, जो भी कुछ है, वल्लाह आलम, हर कंपनी का अपना अपना सिनेरियो होता है। तो वहां वहां जो है ना, फेवर लेने के लिए आपने उसको पासवर्ड बता दिया। अब वो जो पासवर्ड बताया, तो ये हो गई एक तरह की यूजर अकाउंट, अनसिक्योर्ड यूजर अकाउंट मिसकॉन्फ़िगरेशन। या उसको कह लीजिए कि अब वो अकाउंट सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो बंदा अब पूरे नेटवर्क, वो आईटी डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, और वो बंदा उस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट से कुछ भी कर सकता है। नहीं है जी, कुछ भी कर सकता है। अच्छा ये भी याद रखिएगा मेरी बात, आप कभी भी किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो एडमिन का यूजर अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको तो डिसेबल कर दें। हर जितने भी ऐसे जेनेरिक यूजर अकाउंट होते हैं ना, उनको आप डिसेबल कर दें। कल को जब आप फॉरेंसिक्स करेंगे, कोई कोई मसला हो गया आपके नेटवर्क में, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, वहां लिखा आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, वहां लिखा आ रहा होगा फलाना एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, या कोई भी आपने इस तरह का डिपार्टमेंट, आईटी सपोर्ट। अब आईटी सपोर्ट 4 आपके असिस्टेंट यूज करते हैं, नहीं, उनके नाम से बनाए। आईटी सपोर्ट आप ऐसे दे सकते हैं, आईटी सपोर्ट 1 यूजर नेम, ये यार तुम्हारा है भाई, सपोज यूज, ये जो आईटी का जो बंदा है, जो कि टेक्नीशियन है, ये टेक्नीशियन 1 का है, टेक्नीशियन 1 के अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। तो अगर कल को लॉग में कोई वर्नेबिलिटी, कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई आपके नेटवर्क में, आपने उसका लॉग चेक किया और देखा कि लास्ट एक्टिविटी आईटी सपोर्ट 1 ने परफॉर्म करी थी, तो आप उस बंदे को डायरेक्टली पिन आउट करके निकाल सकते हैं। भाईजान जी बता दो ये तुमने किया क्यों था। अब
एक आईटी सपोर्ट आपने बनाया है, तो मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि हर एक नेटवर्क पे हर एक यूजर की अपनी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए इंडिविजुअल। ये बात याद रखिएगा। दो की भी ना हो, वो एक उस पे डालेगा, वो एक उस पे डालेगा, आप जो है ना वहां पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। ये तो नहीं कर सकते आप दोनों को बोलें शो कॉज नोटिस दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों कह रहे होंगे मैंने नहीं किया। तो ऐसी चीज से बचने के लिए हर एक बंदा, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाले हो, चाहे वो सिस्टम वाले हो, कोई भी हो, तो नेटवर्क पे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन इंडिविजुअल यूजर के नाम से जाती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हम डिसेबल कर देते हैं। इसकी एक और वजह भी होती है। देखिए जी, विंडोज में दुनिया जानती है एक ADMINISTRATOR के नाम का एक यूजर नेम बना हुआ है, तो ये थ्रेट एक्टर भी जानता है। और अगर आपने उसको इनेबल छोड़ा हुआ है, तो पहली हिट एंड ट्राई तो वो इसी से लेता है। जनरल एडमिन, एडमिन 1, एडमिन 1 2 3, एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 1 2 3, इन्हीं से। तो बिल्कुल ही कोई अलग यूजर, जो भी यूजर है, बंदा कोई भी है, फहद वसीम यूजर है, उसको बोले मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड करा देता हूँ, आपके पास सारे एडमिन के राइट्स आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से लॉग इन नहीं होंगे आप अपने नाम से जाइए, ताकि जो कुछ आप करें, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करें, उसका प्रॉपर लॉग बने और वो हमें बाद में फॉरेंसिक्स में काम आए। ये मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ प्रैक्टिकल फील्ड के, ताकि कल को आप जाएं तो जब आप कोई पॉलिसी डिजाइन करें तो आपके लिए बड़ी आसानी रहे उसी वक्त। और ये चंद एक बातें जब आप कंपनी में करते हैं ना, तो आपके हेड्स वैसे ही समझ जाते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, काम जानता है, या फिर इसको पता है कि क्या क्रिटिकलिटीज होती हैं। तो ये होती हैं कॉन्फ़िगरेशन की और मिस कॉन्फ़िगर्ड इंटरनेट सर्विसेज। आपने अकाउंट्स वालों में कोई था बंदा, आपने उसको दे दिया कि यार वाउचर, अमूमन फड्डा यही होता है। मैंने तो बहुत जगहों पे काम किया, 17 साल का मेरा नेटवर्किंग का फील्ड का एक्सपीरियंस है, 17 years, सिंस 2001 से लेके मैंने, अब मैं समझ लें 2020 में मैंने आके ये प्रॉपरली पढ़ाना सिर्फ स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट्स अभी भी छोटे मोटे चलते रहते हैं, और प्रीवियस बैचेस के लोग जो हैं वो अपनी क्यूरीज लाते रहते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली जॉब में अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, बहुत सारी जगहों पे, नेटवर्क्स के अच्छे खासी जगहों पे काम किया। वहां पे मैंने यही देखा कि एक एक होता है कि एक सिस्टम होता है कि आपके कोई चीज, माउस लेना है, एग्जाम्पल, आईटी का बजट एंड हो गया मंथ का, 10,000 रुपए थे, 20,000 रुपए थे, 25-50 जो भी थे, जो कुछ ले लिया। अब एक सिंगल माउस लेना है, क्लाइंट को जरूरत पड़ रही है, आपने वेंडर को फोन किया, कैश पे मंगा लिया, वो कैश का वाउचर आपके जीएम ने अप्रूव भी कर दिया, सब कुछ हो गया, प्रोसेस चला, और वो आप वाउचर लेके गए, जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया कि ये मैंने माउस मंगाया अपने पास से, अपनी जेब से, और ये अप्रूव्ड हो चुका है तमाम चीजें, और आप इसको कैश कर दें। अब उसके पास एक थद्दा लगा होता है वाउचर्स का ना, बहुत सारा। अब ये वाउचर है, जो माउस की कॉस्ट है 1,400 2,000 जो भी है, 1,500 रुपए, वो तो आपकी जेब से लगे हुए हैं। तो वो उसको जल्दी प्रोसेस कर दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे फेवर्स होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, यार ये मेरा प्रोसेस तुम जल्दी कर देना, मैं तुम्हें इंटरनेट दे दूंगा, या इंटरनेट पे मैं तुम्हें फेसबुक अलाउ कर दूंगा, या मैं तुम्हें यूट्यूब अलाउ कर दूंगा, सही है ना। ये चीजें आप उसे फिर नेट के ऊपर अलाउ कर देते हैं, अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है तो, राइट। ऐसी चीजें कंपनी में चलती। तो अनसिक्योर, इस तरह से मिसकॉन्फ़िगर्ड इंटरनेट आपका हो गया, आपने एक तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसा खास नहीं, लेकिन आपने उसको शेयर करा दिया। और एक चीज क्या है कि आपके इंटरनेट पे प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, ये हम नीचे आके पढ़ेंगे। तो वो भी मिसकॉन्फ़िगर्ड इंटरनेट के अंदर आता है, कि आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट है, बेसिकली आपके नेटवर्क का, पूरे कंपनी के, वो वो वर्नेबल है, कोई भी यूज कर सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है। अनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग, राउटर का होस्ट नेम राउटर ही छोड़ दिया, ठीक है जी, और एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट इनेबल छोड़ दिया, कुछ डिफॉल्ट चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपने ऐसी ही छोड़ दी हैं, तो वो प्रॉब्लम करती हैं। और मिसकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क इक्विपमेंट, आपने अपने नेटवर्क इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो भी आप, ये वर्नेबिलिटी का पार्ट है। तीसरी चीज क्या आती है, सिक्योरिटी पॉलिसी वर्नेबिलिटी। आपने पॉलिसी तो बनाई, एक्सेस लिस्ट, ये हम थर्ड पार्ट में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिसी अभी हम पढ़ लेते हैं। पॉलिसी क्या होती है, रूल्स, ट्रैफिक को शेप देना, ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बेसिकली ये पॉलिसीज के थ्रू होता है कि आप ट्रैफिक को शेप देते हैं, ये जाएगा ये नहीं जाएगा। आप यूजर वाइज भी देते हैं, आप वेबसाइट के वाइज भी ट्रैफिक का वो करते हैं, ये साइट एक्सेसिबल नहीं है, ये साइट यहाँ की हद तक एक्सेसिबल है। फेसबुक अलाउड है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, वो पोस्ट कर सकते हैं, किसी के कमेंट को लाइक नहीं कर सकते, मेरे के ये वहां यहाँ या मेरे नेटवर्क से रहते हुए किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। उनका जो अपना पेज है सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर वो ये काम कर सकते हैं। मैं ये फायरवॉल से ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, ये पॉलिसी बनती है, सही है ना। बहुत सारे लोग होते हैं,
वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो कहता है जी मुझे हमें तो कंपनी के लिए जमीन लेनी है, जमीन तो जमीन डॉट कॉम ऑन करके दो। वर्नेबिलिटी है, वर्नेबिलिटी आपको खोल के देनी है, लेकिन उन पर्टिकुलर यूजर्स के लिए ही खोल के देनी है, और उसके ऊपर फिर आपने ऑडिट लगाना है, ऑडिट प्रॉपर लगाना है कि ये जमीन डॉट कॉम पे कितनी देर रहे, क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने कोई एक्सेप्ट तो नहीं किया, वो गलत चीज तो नहीं कर ली, कोई कुकीज का मैसेज आया था, कोई और पॉपअप मैसेज आया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। तो उसकी वो एक ट्रैकिंग रखता है, और ट्रैकिंग के बाद रूल डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से ऊपर फौरन हमें अलर्ट जनरेट करेगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। यूट्यूब पे किस कैटेगरी का क्या कंटेंट आप देख सकते हैं, क्या अलाउड है, या तो सिरे से ही बंद है, या फिर क्या जो है वो क्या अलाउड है, एजुकेशनल अलाउड है, एंटरटेनमेंट अलाउड है, या डॉक्यूमेंट्रीज अलाउड हैं, क्या चीज आपको अलाउड है या क्या चीज अलाउड नहीं है, डिपेंड्स अपॉन। सही। तो ये आपकी पॉलिसी से आप डील कर रहे होते हो तमाम चीजें, और ये फायरवॉल के ऊपर लगती है, और फायरवॉल एज के ऊपर होती है बिल्कुल। आपकी जो लास्ट राउटर लगा जिसके बाद इंटरनेट है, बस उस इंटरनेट और आपके राउटर के बीच में फायरवॉल होती है। ज्यादातर हम इसे आउटबाउंड फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटबाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल। इनबाउंड में क्या होगा? राउटर, फायरवॉल, फिर आपकी कंपनी का एक और राउटर जो कि आपकी ओनरशिप में है, मगर वो उसकी तरफ से आया हुआ है, क्या नाम है, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, और फिर वो आगे जो है वो इंटरनेट की तरफ जा रहा है, या आपने अपनी ओनरशिप में एक और राउटर। तो ये इनबाउंड यानी कि इनर की तरफ से आपको फिल्टरिंग करके देगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम हम आउटबाउंड फायरवॉल ही क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि कोर के ऊपर बिल्कुल जो भी कुछ हो, जैसा भी हो, वहीं फिल्टर हो जाए, वहीं पर उसको सेटल डाउन कर दे, राइट। खैर, तो पॉलिसी की वर्नेबिलिटी माइट इंक्लूड क्या क्या चीजें होती है। लैक ऑफ रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी, रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं। अच्छा, एक तो पॉलिसी ये भी होती है, एक आईटी गवर्नेंस पॉलिसी होती है। क्या होती है? आपकी कंपनी में आईटी का इक्विपमेंट के साथ बिहेवियर क्या होना है, इसका यूजेज क्या है, कौन यूएसबी को यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये हार्ड डिस्क डिस्कार्ड होगी तो इसका करना क्या है, इसको किस तरह से डिस्कार्ड करना है, कि लैपटॉप कहीं जा रहा है, क्या ये लैपटॉप हम सेल कर सकते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी, क्या क्या चीजें वाइप आउट करनी पड़ेंगी, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करने पड़ेंगे, फिर ही हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। क्या इस हार्ड डिस्क को सिर्फ ब्रेक ही करना है, टोटल बर्न आउट करना है, खत्म बात। ये जो टेप है आपकी कंपनी का, बैकअप टेप, इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे इसको लेके आना जाना है, किस तरह से बैकअप का उठना है, बैकअप क्लाउड पे कब जाना है, बैकअप का आपकी डिजास्टर रिकवरी साइट पे कब जाना है। ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि रिटर्न पॉलिसी के अंदर होती हैं। एक बंदा है जो कि कंपनी में एग्जेक्टिव है, डायरेक्टर है भाई, कंपनी का एचआर का डायरेक्टर है, वो लैपटॉप यूज करता है कंपनी के नेटवर्क पे आके। अब इस कंपनी के नेटवर्क पे आके वो लैपटॉप यूज कर रहा है, तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, चले ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसमें वर्नेबिलिटी क्या है? इसमें कि वो उसको कंपनी ने लैपटॉप दिया है, और वो लैपटॉप जो है वो यूज करता है कंपनी का, इसमें वर्नेबिलिटी क्या है? क्या आपको इसके अंदर वर्नेबिलिटी दिखती है? एक जनरल सी बात मैं आप लोगों से अगर पूछूं, तो आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है कि इसमें मुझे क्या वर्नेबिलिटी दिखती है? हाँ भाई, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का एग्जीक्यूटिव एक नेटवर्क पे लैपटॉप को यूज कर रहा है जो उसको उसको कंपनी की तरफ से मिला है, और वो लैपटॉप है, तो वो कैरी भी कर सकता है, तो इसके अंदर वर्नेबिलिटी यही है कि कल को अगर वो बाहर जाता है, और बाहर से उसने अपने घर के ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन करी, कोई भी काम किया, सेल हिज लैपटॉप। हाँ, आप किसी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट कर ले, पब्लिक नहीं चले, घर के ही नेटवर्क से कनेक्ट कर ले। ये मैं आपको लाइव केस बता रहा हूँ। एक बहुत मशहूर जमाना बैंक है, उनके एचआर, उसमें जो है ये केस हुआ कि उनका कोई गेम बच्चे को दे दिया लैपटॉप, यूजर अकाउंट लॉगिन करके, नेट कनेक्ट है घर का। अब वो कोई गेम खेल रहा था, उस गेम के लिए कोई पैच किसी ने बोला कि कर लो तो फलाना चीज मिल जाएगी, वो पैच उसने कर लिया, हो गया वर्नेबल, बन गया बॉट। लेकिन वो कंपनी, वो बैंक सिक्योर था बहुत। जैसे ही उन्होंने वापस ला के, जैसे ही उन्होंने वापस ला के अपनी कंपनी में, अब देखें,
बॉट या इन्फेक्शन जो है वो कंपनी से बाहर आया है। अब जब वो प्रेमिसेस में आ रहा है, तो ये आईटी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको थोड़ी देर के लिए पहले चेक करें। तो जो भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं, उनके यूजर को ये पॉलिसी में रिटर्न होता है कि आपका जो लैपटॉप है, इफ यू कैरी दिस लैपटॉप आउट ऑफ दिस प्रेमिसेस, आउट ऑफ दिस कंपनीज प्रेमिसेस, एंड गेट दिस लैपटॉप टू योर होम, तो जब भी आप वापस आएंगे, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 10 मिनट्स या 5 मिनट्स लगेंगे आने के लिए हमारे नेटवर्क पे। बिकॉज जब आप ऑन करेंगे और लॉग इन करेंगे, तो पहले आपका नेट पूरा लैपटॉप स्कैन होगा, और उसके बाद फिर तो ये रिटर्न पॉलिसी में मेंशन्ड हो, चाहे वो जितनी भी इमरजेंसी में हो, कुछ भी हो। वो 9 बजे आए, वो उनका टाइम था 9:30 बजे उनकी मीटिंग है, वो आए 9:20 पे, वो कह रहे हैं मुझे लैपटॉप फौरन चाहिए, पॉलिसी चले गई, तो ये पॉलिसी आपने बनानी है। जैसे ही वो एंटर होगा, लॉग इन हुआ, तो वो आपने फौरन उसको चेक करना है। हाँ, विद इन द कंपनी था, तो फिर कोई बात नहीं, चलता रहे, कोई इशू नहीं है, चलता ही रहे, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो इस चीज का डिटेक्ट करना कि एक नई चीज आ रही है, पहले डीएचसीपी कुछ और लगा हुआ था, ये खुद डिटेक्ट कर लेते हैं। अब वो डीएचसीपी की रिक्वेस्ट भेज रहा है यहाँ पे करने के लिए, जब आप करेंगे, जाहिर सी बात है आपके घर का डीएचसीपी कुछ और है, यहाँ का डीएचसीपी, तो उसके ऊपर वो पैकेट को पकड़े और वहां से फिर अपनी स्कैनिंग को स्टार्ट करते हैं। खैर, ये वो चीजें होती हैं जो कि नेटवर्क वाले डील करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। अब तो खैर ये इतनी बड़ी हो गई है फील्ड कि एक नॉक के साथ सॉक भी बनता है। नेटवर्क ऑपरेशनल सेंटर के साथ एक अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर साइड में बनता है, जिसमें पार्ट होता है ब्लू टीम और रेड टीम। खैर वो एक अलग टॉपिक है, अलग ही चीज है। खैर, सिक्योरिटी के हवाले से है, वो साइबर सिक्योरिटी में भी डील कर रहे होते हैं, वो नेटवर्क सिक्योरिटी में भी डील कर रहे होते हैं, बस सिक्योरिटी के तमाम चीजों में डील कर रहे होते हैं, आईटी की गवर्नेंस वगैरह तमाम चीजें वही लोग डील कर रहे होते हैं। तो वो सॉक का पार्ट होते हैं, किसका? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का पार्ट होते हैं। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन चेंजेस एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड चेंजेस नॉट फॉलोइंग पॉलिसी एंड नॉन एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिकवरी प्लान। अगर आपके पास कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की कुछ आपने इंस्टॉलेशन करी है, हार्डवेयर को चेंज करा है, अब आपने चेंज तो किया, लेकिन पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं उड़ाया, सही है, तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बहुत ज्यादा। आपने कहा जी कंपनी गई तो था फलाना ब्रांच से मैंने उठाया, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उस डिवाइस को, लेकिन उसको पहले रूट करना आपके लिए जरूरी है। तो वो रूट करके उसकी पॉलिसी डिफाइन हो गई, कोई आ जाए तो वो पॉलिसी हर नया आने वाला भी और जो पुराना बंदा है वो भी ऑलरेडी कंपनी का पार्ट है, वो दो उसको फुलफिल करें। एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे बना देते हैं, हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कर देते हैं तमाम चीजें, हमें ये भी थॉरोली चेक करना होता है। आईटी डिपार्टमेंट, गवर्नेंस डिपार्टमेंट, जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो ये थॉरोली इस बात को चेक करता है कि क्या ये प्रैक्टिस में भी है आपके या नहीं है। क्या आईटी की जो टीम है, वो बेसिकली जो जो ये सपोर्ट टीम है, बेसिकली क्या वो इस तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है, वो इन तमाम चीजों को फॉलो भी कर रही है, या ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही बनी रखी है, साइन सबके हुए में और पर बनी हुई रखी है। तो आप वक्तन फवक्तन उनको चैलेंजेस देते हैं, ऑडिट वाले देते हैं कि जी ये काम है, किस तरह से, या मुझे बहुत जरूरी है, जो भी है वो अपनी मजबूरी बताए। आपकी स्ट्रिक्टनेस डिपेंड करती है, आप जितने स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होंगे उतने ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं जी हम तो कंपनी की पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट है, हम नहीं हिल सकते यहाँ से। वो कल को वही बंदा जो आपके आज मिन्नत समाजत कर रहा है, वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा आपके अगेंस्ट, कि दैट इज, ही इज द कल्प्रिट, he is the malicious employee, and he is the vulnerability in a network, he allows all these things or whatever। ये एक बड़ा टिपिकल चीज होती है जो कि हमें, जिससे हमें बचना चाहिए। तो all three of these sources of vulnerabilities can leave a network or device open to various attacks including malicious code attack and network attack। अभी सब कुछ हो जाए और कुछ इस तरह से आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका नेटवर्क जो है वो वल्नरेबल हो जाता है, और चीजें जो है वो malicious अटैक की तरफ चली जाती हैं। सो फिजिकल सिक्योरिटी बड़ी जरूरी होती है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि इफ नेटवर्क रिसोर्सेज कैन बी physically compromised, a threat actor can deny the use of network resource। uh, the four classes of physical threat are as follows। तो अब वो जो अगर फिजिकली आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो जो थ्रेट एक्टर है वो डिनाई कर सकता है कि मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे क्या पता। तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपने जिस भी ब्रांच में आप जाएं,
किसी बैंक की तो आपने देखा होगा एक बेबी रैक लगा होता है हर ब्रांच में, छोटा सा एक रैक ऊपर को लगा होगा, उसमें एक स्विच होगा और एक राउटर होगा। स्विच से तमाम पीसीस को कनेक्शन जा रहा होता है, राउटर से उनके रीजनल ऑफिस कनेक्ट हुआ हुआ होता है, जहां से उनकी ये ईआरपी चल रही होती है, जिसपे सारे डे एंड और डे स्टार्ट चलता है सुबह में, और ये तमाम काम हो रहा होता है। सो वो अगर रैक सही नहीं है, सपोज कर लेंगे तार ऐसे आए कि ओपन है, कोई काट के चला जाए अपलिंक, 10 क्लाइंट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसकी लोकेशन क्या है, वो लगा कहाँ पर है? ऐसा तो इस जगह पे नहीं लगा जहाँ विजिटिंग एरिया है, विजिटर्स एरिया है, बैठ के लोग वेट करते हैं अपने टर्न का, कोई भी उठे या बहुत रश हुआ बैंक में तो वो काट के चला गया। इसको एक पर्टिकुलर हाइट पे लगाते हैं कि नॉर्मल भी 6 फुट से ऊपर का भी बंदा उसको आराम से टैकल ना कर सके। आपको लाजमी एक लैडर चाहिए जिसको वहां तक पहुंचने के लिए, एक तो पर्टिकुलर हाइट पे लगाते हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो फिजिकली थ्रेट भी हमारे पास इस तरह के होते हैं कि हम उनको सिक्योर करें, प्लस उसकी जो बेबी रैक जो भी कुछ है, तो उसका जो लॉक है वो प्रॉपर हो, उस पर जो वायर निकल रहे हैं वो प्रॉपर एक पाइप के अंदर से होते हुए निकल रहे हो, ताकि कोई ऐसे ही आते जाते भी उसको ना खराब कर दे। तो हार्डवेयर थ्रेट दिस इंक्लूड फिजिकल डैमेज टू सर्वर, राउटर, स्विचेस, केबलिंग, प्लांट एंड वर्क स्टेशन, जो भी आपको बताया। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स दिस इंक्लूड टेम्परेचर एक्सट्रीम, टू हॉट, टू कोल्ड, और ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम। एसी लगाया आपने, गलत लोकेशन पे लगा दिया। देखें, आपकी गाड़ी के भी शीशे के ऊपर क्या होता है, तो मॉइस्चर आ जाता है, वजह है आपने बहुत तेज एसी चलाया हुआ है, बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो क्या होता है कि वो मॉइस्चर आ जाता है, हमारे तो चश्मे पे भी आ जाता है, सही है ना? तो वो क्यों मॉइस्चर आता है? क्योंकि हीट और जो जो ये ठंडी जो एसी की हवा है, ये एक साथ एक जगह पे आके कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। तो कभी भी डेटा सेंटर में एसी को रैक के बैक साइड पे ना लगाइए, हमेशा उसको ऐसी जगह लगाइए जहां से हीट डायरेक्टली जनरेट ना हो रही हो। बैक साइड पे अमूमन डिवाइसेस के फैंस होते हैं, साइड पैनल और बैक पैनल पे मेजोरिटी। G9 का सर्वर ले लें, कोई भी सर्वर ले लें, राउटर्स ले लें, तो या फायरवॉल्स ले लें, तो उनमें बैक साइड के ऊपर फैन होगा। अब वो फैन जो है ना मुस्तकिल चल रहा है, और वो हीट, जाहिर सी बात है ये सारी डिवाइसेस हीट जनरेट करती हैं, और वो बैक से हीट को निकाल रहा है। आपने बैक पे एसी लगा दिया तो क्या बनेगा? मॉइस्चर बनेगा, और मॉइस्चर इज नॉट गुड फॉर आईसीज, पीसीबी बोर्ड और आईसीज के लिए मॉइस्चर गुड नहीं होता। तो इसको ऐसे लगाइए कि जहां ये डायरेक्टली हीट से ना है, हीट निकल के थोड़ा इन्वायरमेंट में फैल जाए, तो अपनी जो एक पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी उसकी, और फिर वो ये जो एसी की भी हवा है, ये वो इन्वायरमेंट में मिल के किसी ऐसी जगह पे ये मिल रहे हो कि वो उतना मॉइस्चर ना बनाए, और आपको टेम्परेचर की कूलिंग भी फिर उसी हिसाब से करनी पड़ती है। इस सिस्टम को मतलब प्रॉपर एसी के सिस्टम को, कूलिंग डाटा सेंटर के हम प्रिसिशन कूलिंग सिस्टम कहते हैं। दो एसी लगते हैं, और उनके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है पूरी कि इतने टाइम ये चलेगा, इतनी कूलिंग पे चलेगा। तो वो एक टेम्परेचर मेंटेन, बस एक टेम्परेचर होता है जो कि मेंटेन कर होता है। अब डिवाइसेस जितनी भी हीट जनरेट करें, मगर फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने टेम्परेचर तो मेंटेन करवा दिया, मगर अगर डायरेक्टली उसकी हवा वहां आ रही है, आपने इसकी लोकेशन ऐसी है कि वो हवा फेंक रहा है वहां पे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा आपका जो टेम्परेचर का मीटर है। तो बेटर होता है कि इसकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। तो टू वेट टू ड्राई, आउटडोर केबल्स आपके चल रहे हैं, कोई वायरलेस एंटीना आपका लगा है, कंपनी टू कंपनी कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। कितनी बारिशें होती हैं इन जगहों पे, जब हम डिजास्टर रिकवरी सेल की कोई प्लानिंग करते हैं, तो ये सब चीजें हम माइंड में रखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकली हैजर्ड्स को देखा जाता है, ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को देखा जाता है कि यहाँ कब जलजला आया था, और आया था तो कितने वेक्टर पे आया था, और अगर इस जगह पे इस वेक्टर स्केल पे आया था, कितने एरिया को उसने डिस्टर्ब किया था। तो डिजास्टर रिकवरी है भाई। तो जिस जगह पे आपका डाटा सेंटर होता है कंपनी का, आप उससे उतने किलोमीटर जहां पे आया होता है, उससे फिर मजीद, कुछ लोग 3 लेते हैं, कुछ लोग 5 लेते हैं, मतलब जो इफेक्टिव एरिया है सराउंडिंग में। सपोज कर लीजिए आया था और 12 किलोमीटर तक उसने उसके शॉक्स महसूस हुए थे, तो मैं 12 में मजीद 5 ऐड करूंगा। कुछ स्टैंडर्ड्स में 5 है, कुछ स्टैंडर्ड में 3 है, और फिर अपना डिजास्टर रिकवरी सेल के लिए लोकेशन को सेलेक्ट करूंगा कि लास्ट जब भी आया था, साल भर पहले आया था, 2 साल पहले आया था, ये हुआ था। फ्लड कितना आता है, पानी जमा तो नहीं हो जाता बारिश के बाद, तो क्या करना है? फर्स्ट फ्लोर पे लेना है, क्या करना है? वहां के अपने एक है, फर्स्ट फ्लोर पे लेना है तो शेड्स कम होंगे, ऊपर की जो है वो छत तपेगी क्योंकि ऊपर और अगर कुछ नहीं बना हुआ, तो क्या मुझे लगानी है एक थर्मोपोल की, पहले एक सीलिंग के ऊपर लगाना है,
साइड वॉल्स के ऊपर लगाना है, फिर फाइबर लगाना है ताकि बाहर की हीट अंदर ना आ सके, तो वो टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेगी। ये वो चीज होती हैं जो चीजें होती हैं जो कि हम मैनेज कर रहे होते हैं सिक्योरिटी इन मतलब फिजिकल सिक्योरिटी के हवाले से। सो इलेक्ट्रिकल हर्ज, अब दिस इंक्लूड वोल्टेज स्पाइक्स, इनसफिशिएंट सप्लाई वोल्टेज, ब्राउननेस, अनकंडीशनल पावर नॉइज एंड टोटल पावर लॉस। अब इसके लिए मैं आपसे पूछूं तो क्या करेंगे आप? डाटा सेंटर में आपको इलेक्ट्रिकल हर्ट्स को बचाना है, क्या करेंगे आप? एक बात मैं आपसे अगर पूछूं, जनरल सवाल, जल्दी से जवाब दें, क्या करेंगे आप लोग? क्या डाटा सेंटर 24/7 अप रहना चाहिए? ये डिवाइसेस ऑफ नहीं होती। तो ऐसा क्या काम करेंगे आप कि आपका जो इलेक्ट्रिकल थ्रेड से आपका नेटवर्क बच जाए, आपका डाटा सेंटर बच जाए? क्या काम होगा ऐसा? बैकअप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जनरेटर लगा लिया मैंने। बैकअप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विद डुअल सोर्स डिवाइसेस, रिडंडेंट पावर सप्लाई। भाई ये सब बातें, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, अगर आपका इन सब सवालों को मैं गलत कह दूं, मुझे एक्चुअल सॉल्यूशन का नाम बताएं। क्या है जनरल सॉल्यूशन? क्या होता है इसका? क्या लगाते हैं आप लोग कि भाई आप अगर यहाँ पे हैं रिडंडेंट पावर सप्लाई के लिए, क्या 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 करते हैं आप? क्या डिवाइस इंप्लीमेंट करेंगे? यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट? ऐसा ना, आई मीन, आर यू सीरियस? पीडीयू रैक में लगता है भाई, ताकि वहीं से वहीं कनेक्शन दे दूं, दैट्स ऑल। नेटवर्क की डिवाइस का तार जो है लगाते हैं हम, अब उसको कहाँ तक खींचते हुए लेकर आएंगे? तो हम वहीं 22 यू के रैक में एक जो है ना, हम पीडीयू लगा देते हैं। यार जो ये डिवाइसेस लगी हैं इनका कनेक्शन यहाँ तक आ जाए बस। पीडीयू तो इसलिए होता है। अच्छा चले, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये कभी भी आपको वोल्टेज स्पाइक से नहीं बचाएगा। इनसफिशिएंट पावर सप्लाई वोल्टेज ब्राउननेस, इनसे नहीं बचाएगा। अनकंडीशनल पावर नॉइज, ये जनरेटर से जनरेट होती है, जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिवाइसेस की वो बहुत बेड़ा गर्क कर देती है। आप मोबाइल चार्ज करें ना घर के जनरेटर पे तो भी मसला हो, जो बड़ा जनरेटर होता है उसमें जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा जनरेटर होता है तो उसमें कम नॉइज होती है, मगर होती है वाइब्रेशन और नॉइज, उसकी इलेक्ट्रिसिटी में होती है। ये ट्रेवल करके कम होती होती तो इलेक्ट्रिक में से हम, ये आपके यहाँ वापडा में भी है, मगर वो ट्रेवल करके इतनी दूर से आ रही होती है कि ये वाइब्रेशन और नॉइज उसमें खत्म हो जाती है। मगर जनरेटर जो है वो एक प्रेमिसेस के अंदर होता है, तो वो जब दे रहा होता है तो उसमें नॉइज और उसका पार्ट होता है। खैर, चलाना तो है। हर डाटा सेंटर से पहले एक लाइन कंडीशनर लगता है, आज जाके देखिएगा। क्या लगता है? एक लाइन कंडीशनर लगता है। ये स्टेबलाइजर का बड़ा वर्जन है, बहुत बड़ा वर्जन। ये आपके तमाम उसको रूल आउट करता है, मतलब देखता है कि कब यूपीएस पे डाल देना है और कब यूपीएस पे वापस ले लेना है। स्टेबिलिटी देखता है। आप इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। ये एक अच्छी खासी बड़ी डिवाइस होती है, यूं फैली हुई भी होती है, और लंबान में भी इसका पैनल होता है, जो कि आपके डेटा सेंटर के बराबर में एक रूम होता है जहां इलेक्ट्रिक की मेन सॉकेट्स लगे हुए होते हैं। तो उधर से ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो पावर है वो वहां जा रही होती है डेटा सेंटर के सॉकेट्स को सारे। तो यूपीएस भी यहीं पर होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर वाले रूम में डाटा सेंटर के। यूपीएस से पहले मेन लाइन आके टर्मिनेट होगी इलेक्ट्रिकल लाइन कंडीशनर के ऊपर। ये लाइन कंडीशनर समझ लीजिए बहुत, स्टेबलाइजर 0.5 और +5 -5 के ऊपर चलता है, +10 -10 भी आता है। ये कंडीशनर जो है ना, इसके अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक पैनल होता है, इसके अलग लोग होते हैं जो कि आके इसके पैनल को एक्सेस करते हैं, और वो फिर पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से बता के जाते हैं। हमें बताते हैं कि जी इतने बातों का प्रॉब्लम आता है तो यूं हो जाता है, जर्क ले लेता है, कहाँ तक जर्क लेगा, क्या करे। तो ये देखेगा, ये जैसे सेंस करता है, ये एक लम्हे के लिए डिस्कनेक्ट फौरन, बस उस पॉइंट पे पहुंचा नहीं, ये डिस्कनेक्ट करके फौरन यूपीएस पे ले आएगा। यूपीएस का काम नहीं है वोल्टेज को कंट्रोल करना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, याद रखिएगा ये बात। यूपीएस का काम नहीं है वोल्टेज को कंट्रोल करना।
यूपीएस का काम है जब पावर कट होगी तो मैं आगे दूंगा। अगर लो वोल्टेज है आपकी डिवाइस की आईसीएस का बेड़ा गर्क हो रहा है, वो लो वोल्टेज की वजह से, यूपीएस बेचारा उस वक्त तक ऑनलाइन नहीं आएगा जब तक के पावर पूरी कट नहीं हो जाएगी। तो ये ब्राउन नट्स, लो वोल्टेज स्पाइक्स, हाई वोल्टेज आ रही, कुछ भी आ रहा है यूपीएस, तो यूपीएस को लेकर आना, अगर ये सब कुछ हो, ये लाइन कंडीशनर करता है एक तरह से ना, वो फौरन मेन सप्लाई को कट करके यूपीएस पे कर देता है। अब फौरन यूपीएस से वापस भी नहीं लेकर आना है, खराब हो जाएगी डिवाइस, यूपीएस खराब हो जाएगा सारा। अब यूपीएस को रन होने देना है, वो ऑनलाइन यूपीएस होता है, 10 मिनट 15 मिनट का बैकअप उसके अंदर होता है, इट्स इनफ। बाद में बहुत अच्छे होते हैं, आधे घंटे का भी होता है, डिपेंड्स अपॉन द बैटरी एंड द मॉडल। सही जी। यहाँ पे जो है मतलब ये, तो वो अब आपने 10 5 मिनट के बाद फिर वो सेंस करता है कि तमाम चीजें सेट है, क्योंकि आया गया, ये भी तो हमारे यहाँ बहुत होता है ना कि स्पाइक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फिर एकदम आ गए। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो भी आप उस लाइन कंडीशनर में ही डिफाइन करते हो। उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लाइन कंडीशनर, जो कि आपका एक तरह से कह लीजिए स्टेबलाइजर का बड़ा वर्जन है। तो वो इसको स्टेबलाइज करके लेके चल रहा होता है। मेंटेनेंस, दिस इंक्लूड पुअर हैंडलिंग ऑफ की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, लैक ऑफ critical spare parts, poor cabling and poor labeling। आपने पुअर लेबलिंग करी हुई है, लेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गलत लेबल आपने अगर लगा दिया तो शामत है, मतलब कभी हो गया कोई क्लाइंट बात नहीं कर पा रहा, अब उसका तार ही चेंज करना है, तो उसका अगर लेबल सही नहीं था तो बस शामत आ जाएगी आपकी डाटा सेंटर के अंदर। तो प्रॉपर केबलिंग प्लस प्रॉपर लेबलिंग उन केबल्स के ऊपर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने सर्वर खोला और सर्वर खोलने के बाद आपने उसका पावर ऑफ कर दिया, पावर ऑफ करने के बाद उसका प्लग भी आपने बाहर कर दिया, फिर भी मदरबोर्ड्स पे कुछ लाइट्स जलती रहती हैं, और उस सिचुएशन में अगर आपने रैम को हाथ लगाया तो बेसिकली आपका माइंड भी आपके दिल को एक करंट दे रहा है, और आपके अंदर भी एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, और आप भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जनरेट करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आप जनरेट करते हैं, डिस्चार्ज तो नहीं, चार्ज आप जनरेट करते हैं। तो ये जो सर्दियों में आप किसी चीज को टच करते हैं तो एक चिट की आवाज आती है, ये आपका बेसिकली चार्ज उसके चार्ज के साथ जो है वो रिपेल करता है। तो कभी आप वो मदरबोर्ड की लाइट जलती रह गई, सब पावर आवर ऑफ करी, थोड़ी देर तक मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी घूमती है चीजों को ऑफ करने के लिए, थोड़ी देर तक वो लाइट्स आपने आइडेंटिफाई करनी है कि वो लाइट अगर गलती से ऑन रह गई है और आप जल्दी में थे और आपने रैम को हाथ लगा लिया, रैम फूक जाएगी, बिकॉज आपका चार्ज और रैम के चार्ज में जमीन और आसमान का फर्क है। तो रैम, एक हल्की सी आवाज आएगी बस, चिट, और रैम गई आपके सिर्फ हाथ लगाने से। पावर आवर सब निकाली हुई थी आपने, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी घूम रही थी। जब तक वो मदरबोर्ड की लाइट, ये बड़े बड़े सर्वर्स की बात करो, छोटे सीपीयूज में भी यही होता है, जब तक वो मदरबोर्ड की लाइट ऑफ ना हो जाए तब तक आप मदरबोर्ड के किसी भी कंपोनेंट को हाथ ना लगाएं। अब बाहर मुल्कों में, हमारे यहाँ तो ये फ्लो नहीं होता, बाहर मुल्कों में एक चार्ज होता है, बैंड आता है, उस बैंड को हम पहन लेते हैं तो हमारा चार्ज यहीं तक रहेगा, आगे तक नहीं जाएगा। राइट। तो वो जो है फिर क्या होता है कि उस बैंड की वजह से वो आगे नहीं जा रहा होता है, तो फिर आप उसको हाथ लगा सकते हैं। प्लस आप जिस भी कंपोनेंट को, तो पहले उसको एक मैट सा आता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज का, तो उसके ऊपर डिवाइस को रखें, तो इतना प्रैक्टिकल फील्ड में टाइम नहीं होता। रिस्ट रैप, रिस्ट रैप जो है वो बेसिकली यही होता है, एंटी स्टैटिक रिस्ट रैप, के वो आप यहाँ पे बैंड आप बांध लेते हैं, उसके जो है वो आगे तक नहीं लेके जाएगा, वो वहीं पे उसको सेटल डाउन कर देगा। खैर, तो अ गुड प्लान ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी मस्ट बी क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस दीज इश्यूज। इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा आपको सिक्योरिटी का प्लान और तमाम चीजें बनानी चाहिए। नेटवर्क अटैक्स क्या है? तो भाई 3 टाइप के अटैक्स दिख रहे हैं आपको, सब आपने सुने हुए होंगे। तो मालवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म किसकी है? मलिशियस सॉफ्टवेयर की है। मलिशियस माने कोई खराब चीज मलिशियस है, और सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियसली आपके नेटवर्क के अंदर है और कोई रॉन्ग काम करेगा, माल फंक्शनिंग करेगा। तो मालवेयर बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके नेटवर्क के ऊपर। इट इज अ कोड और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन टू डैमेज, डिस्टरप्ट, स्टील और इन्फ्लिक्ट बैड और इलिजिटिमेट एक्शन ऑन डाटा। ये सारे काम डैमेज, डिस्टरप्ट, स्टील और इन्फ्लिक्ट बैड और इलेजिटिमेट एक्शन डाटा के ऊपर परफॉर्म करेगा। ये 3 चीजें हैं, या तो वॉर्म वायरस करेगा, वॉर्म करेगा, ट्रोजन हॉर्स इज समवॉट डिफरेंट। सो अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। होस्ट और नेटवर्क हो गया।
34। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मालवेयर। एक है जी वायरस, एक है वॉर्म, एक है ट्रोजन हॉर्स। वायरस और वॉर्म, वायरस किसे कहते हैं पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके नेटवर्क में आ जाए और वो आपके डाटा को करप्ट करे, या फिर आपकी सर्विसेज को करप्ट करे, या आपके प्रोसेसेस को बिला वजह घुमाए, स्लो कर दे, कुछ भी करे ऐसा कोई काम, तो वो वायरस कहलाता है। फर्क क्या है, बस वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट नहीं होता, उसको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए पेनिट्रेट करने के लिए। पेनिट्रेट कहते हैं आगे बढ़ने के लिए। वायरस किसे कहते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कोड को जो कि मलिशियस है, मालवेयर है वो, मगर वो क्या कर रहा है आपके पीसी में तो आ चुका है, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा खुद से, उसके अंदर है ही नहीं कैपेबिलिटी। अब वो पेनिट्रेट कैसे करेगा, आपकी इंटरवेंशन रिक्वायर है, यानी आप कुछ करें। आपने अपने पीसी पे यूएसबी लगाई, इन्फेक्टेड था आपका पीसी, और वो यूएसबी निकाल के आपने किसी और पीसी पे लगा दी, तो वो वायरस उस पीसी पे भी आ जाएगा। यानी कि आपका एक्शन रिक्वायर्ड है इसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहलाती है चीज वायरस। आज हम वॉर्म पे बात करते हैं। ये जो वॉर्म होता है, जिस तरह से चलता है, तो ये खुद ब खुद चलता है, इसको जरूरत नहीं है किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की आगे बढ़ने के लिए। ये खुद आपके नेटवर्क को एक्सप्लोर कर लेगा, और जहां जहां आपका एक्सेस था, तो काम वही करेगा वायरस वाला, करप्ट करना है, फाइल्स को करप्ट करना है, सर्विसेज को करप्ट करना है, चीजों को यू करके लेके जाना है, डैमेज करना है, और ये खुद ब खुद स्प्रेड होता है ऑटोमेटिकली। तो नॉट रिक्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास के, नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपगेट। सेम काम करेगा जो कि वायरस कर रहा है, बट इसको कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये बस खुद डिटेक्ट कर ले, इतना एडवांस होता है खुद ये। वायरस से जरा सा एडवांस वर्जन है वॉर्म, बात वही करता है। अच्छा, बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक देखा जाए, रोम का एक किला था, उसको फतह करना था, तो एक ट्रोजन हॉर्स लकड़ी का बना था, और उसके अंदर जो है उसको ट्रोजन नाम दिया गया था। तो एक हॉर्स टाइप बना लिया था, उसके अंदर फौजी थे, और वो उस किले के अंदर गए थे, और फिर बाहर निकल, जब वो अंदर आ गए थे किले के, तो उसमें से निकल के उन्होंने डिसगाइज, दे आर हाइडिंग इन समथिंग, एक लकड़ी का बना लिया था उन्होंने, उसको ट्रोजन हॉर्स कहते थे वो। और वो उस किले के अंदर चला गया था किसी एक्टिविटी के अंदर में, कि ये गिफ्ट है या कुछ भी कुछ, उसके अंदर फौजी छुपे हुए थे, बड़ा सा था वो, बहुत बड़ा हॉर्स था। तो ऐसे ही ट्रोजन हॉर्स काम करता है। आपके पीसी में आपको पता भी नहीं लगेगा, वो बॉट बन के इंस्टॉल्ड हो जाएगा बैकएंड पे, ना आपके प्रोग्राम फाइल्स में आएगा, ना कहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस वो बैठा हुआ है। और वो वेट करता है, वो फौरन नहीं करता काम, वो वो वेट करता है, कभी हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, ताकि आपको एकदम याद भी ना रहे कि यार मैंने क्या इंस्टॉल किया था कि ये काम होगा। अगर फौरन करेगा तो आप कहोगे यार ये इसकी वजह से क्या था, इसको फौरन रिपोर्ट करो। इसलिए एक सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू वो ये भी रखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये अपनी हरकतें स्टार्ट करता है। ये क्या करेगा, बैकडोर बनाएगा, ये बैकडोर बनाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता फेच करेगा, और जो भी इसका यूजर सर्वर है वहां पर ये प्रोवाइड करेगा। क्लियर होती है बात, ये सारी चीजें ना। अब सपोज कर लें कि KMS टूल है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में लातादार लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है। KMS टूल वालों का जो भी ओनर है, उससे कोई बंदा अगर ये पूछे कि मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर कितने लोग इस पर्टिकुलर उनका सर्फिंग बिहेवियर क्या है, तो ये KMS वाला बहुत आराम से बता सकता है, बिकॉज ये KMS टूल जगह जगह इंस्टॉल्ड हुआ है। वो सिर्फ लोकेशन कराची, जो भी पब्लिक आईपी आ रही होगी उसके पास, वहां से पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, और कराची में जो स्पेसिफिकली चल रही है पब्लिक आईपी, उनको मैप कर देगा, और उसकी वो देख लेगा। आपके पास वो इंस्टॉल्ड है, जनरल यूजर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वो कितना देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ट्रेंड कहाँ जा रहा है इस वक्त, क्या परचेज, क्या ये मार्केट में लॉन्च करा जाए, हुडीज का फैशन है या ऐसे ट्रैक सूट के ऊपर से वो लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं एक बहुत जनरल से बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये इंफॉर्मेशन फेच करके वो आराम से दे सकता है, बिकॉज आप जो भी कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सब उसके पास रिकॉर्ड हो रहा है। ये होता है ट्रोजन हॉर्स, छोटा सा सॉफ्टवेयर। आप कहते हैं यार अजीब चक्कर है, नेट लगाओ तो स्लो हो जाता है पीसी, नेट का वायर निकाल दो नेटवर्क से तो सही हो जाता है, बिल्कुल सही चल रहा होता है। तो बेसिकली वो एट दैट टाइम रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है। वो रखते भी टाइम ऐसा है कि आप लोगों का ना हो, जब आपकी डिवाइस ऑन हो और बाकी वो काम ना यूज करें, तो अमूमन उन टाइम्स पे जो है वो डिवाइस ऑन अगर उनको मिल जाती है तो सारा डाटा एक साथ फेच कर रहे होते हैं। तो ये वो चीजें होती है जो कि ट्रोजन हॉर्स
काम कर रहे होते हैं। तो ये एक हार्मफुल और होता है, मगर लगता लेजिटिमेट है। तो आपको पता लगाना होता है कि आप जो है ना ये खुद ब खुद, मतलब आपका एंटीवायरस में अपडेट हो जाए तो वो पता लग सकता है। कोई नया बना ले तो फिर उसको अपडेट होते होते टाइम लगेगा, राइट। ये भी एक 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 मिथ आप सभी को पता होगा कि एंटीवायरस या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो गया, फायरवॉल हो गई, ये सब काम अपनी डेटाबेसेस के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। इनकी डेटाबेस में एंट्री है कि ये चीज खराब है या ये एक्सटेंशन खराब है, वो मैच कर गया, ये जब भी जान सकते हैं, वरना कोई आके इनको बताता नहीं है। इनकी डेटाबेस में ये एंट्री होगी, उसी को हम अपडेट कहते हैं। तो मैं और आप रिपोर्ट करते हैं तो पता लगता है कि यार ये मसला कर रहा है, ये भी एक तरह का ट्रोजन है, इसने बैकडोर बनाया, इसने एक पोर्ट खोल ली। तो ये पता लगता है कंपनीज को कि ये, तो वो फॉरेन नेक्स्ट उसमें करते हैं। ऐसे टाइप के अटैक को जो कि पहली बार होता है और कभी भी कहीं नहीं आता, उसको जीरो डे अटैक कहते हैं, जीरो आवर अटैक कहते हैं, या उसी टाइम जीरो मिनट अटैक। जितनी देर वो अफेक्टिव रहेगा जीरो, तो वो जीरो कहलाता है कि किसी फायरवॉल के पास नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, किसी एंटीवायरस में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई भी थी, और ये किसी हैक थ्रेट एक्टर ने जो है इसको बनाया है और इसने जो है लॉन्च किया है, सब लोग इसके ऊपर आ चुके हैं, और वो जो है वो अब बेड़ा गर्क कर रहा है सिस्टम्स का। तो जब रिपोर्ट होगा जीरो डे अटैक, तो ही अदर फायरवॉल्स वाले क्या करेंगे, उसको एंट्री कर देंगे, राइट। सो जनाब, रिकनेंसेस अटैक, जासूसी करना किसी की, ये आपके ट्रोजन हॉर्स के काम आते हैं। तो इन एडिशन टू malicious कोड अटैक, इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर नेटवर्क टू फॉल प्रे टू वेरियस नेटवर्क अटैक। एज अ प्रे के तौर पे यूज होगा वेरियस नेटवर्क अटैक के तौर के लिए। क्या जी? नेटवर्क अटैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज: रिकनेंसेस अटैक, एक्सेस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। रिकनेंसेस अटैक तो ट्रोजन हॉर्स के थ्रू हो जाता है। एक्सेस अटैक ऐसे होता है कि आपका एक्सेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। एक सॉफ्टवेयर हाउस था, सारे क्वालिफाइड लोग थे वहां पर, एक थ्रेट एक्टर ने वहां पर जाकर पहले रीडिंग करी। हम कंपनियों में देखते हैं ना, यूं हैक कर लिया, ये कर लिया, वो ऐसे टूल्स हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होते हैं, हम आपके पास नहीं होते, राइट। तो ये वहां से चोरी करने तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो एक थ्रेट एक्टर है, इसकी एक वर्किंग होती है मेरे भाई, 3 महीने, 6 महीने, साल भर कंपनी को रीड करता है, बिहेवियर रीड करता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी से वहां दोस्ती करता है, वहां के रिसेप्शन पे जाके बैठेगा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे फलाना सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी वो डील कर रहे हैं, तो देखेगा रिसेप्शन पे बैठ के विद इन द प्रेमिसेस क्या क्या चीजें ओपन है, इनका वायरलेस नेटवर्क कितना वर्नेबल है, कितना वर्नेबल नहीं है, राइट। तो ये एक पूरी वर्किंग होती है। उसके बाद वो एक ईमेल भेज देता है कि यहाँ के लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड है बाहर जाने में। तो उससे सपोज सपोज ज्यादातर इंटरेस्टेड है बाहर जाने में, या सपोज मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड है, ज्यादातर लोग बैचलर्स हैं, तो वो एक ईमेल भेजेगा पूरे @ फलाना पे, जो भी कंपनी का नाम है, उस पे वो सबका एक एड्रेस निकाल के और फिर वो एक भेज देगा ईमेल। और उस ईमेल को वो क्या करेगा, उसमें होगा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी, इसको हम कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? तो जाल फेंका है, फिशिंग, PHISHING, फिशिंग। अब वो कोई देख के क्लिक, मैं कहूँगी 1 हफ्ते में कनाडा का प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू कनाडा, एग्जाम्पल। तो वहाँ जो लोग बैठे हैं, यार आईटी की बड़ी मांग है, वहां पे सैलरी डबल हो जाएगी, डॉलर्स में कमाने लगेंगे, ये तो कह रहे हैं 1 हफ्ते पे लिंक पे क्लिक करके तो देखो। जैसे लिंक पे आपने क्लिक करा, बस वो आपको देगा, इंफॉर्मेशन भी देगा, ये करेगा, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फॉर्म वॉर्म फिल करेगा, सब कुछ आपको नहीं पता लगना चाहिए, यूजर को, आप जनरल बात पता ही पर वो जो लिंक पे क्लिक करा ना, पीछे से एक और चीज साथ में डाउनलोड हो गई चुपचाप। ये याद रखिएगा, अभी चल के आगे चल के बताता हूँ कि वो जो डाउनलोड हो गई तो वो क्या हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे हो गई, वो भी चल के भी आपको बताते हैं। खैर, तो फॉर रिकनेंसेस अटैक, एक्सटर्नल थ्रेट अटैक, अच्छा डिनायल ऑफ सर्विस में आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ, कि डिनायल वो नेटवर्क का एक्सेस ले लेते हैं, उनके पास उस पीसी का एक्सेस आता है, और फिर वो सुकून से बैठ के ये देखते हैं कि इस पीसी से कहाँ कहाँ तक रसाई है, ये पीसी कहाँ कहाँ तक जा सकता है, इसकी रसाई कहाँ कहाँ तक है। तो वो फिर जाके उन डिवाइसेस पे भी अपने ये बॉट्स को लगा देते हैं, और बॉट्स के छोटे मोटे सॉफ्टवेयर कोड को लगा देते हैं, और वो फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, चुपचाप कंपनी की इंफॉर्मेशन को निकालते रहते हैं, राइट। खैर, डिनायल ऑफ सर्विसेज ये होता है कि एक सर्वर को, कोई भी जो बहुत चल रहा है वेब के ऊपर, इतना पिंग करूं मैं, इसको पिंग ऑफ डेथ कहते हैं, इतना पिंग करूं, इतना पिंग करूं कि वो
एक्चुअल लेजिटिमेट यूजर को सर्विस दे ही ना पाए। जब वो बेचारा लिख रहा है www.abc.com कुछ खरीदने के लिए, या कोई किसी भी एक्स वाई जी बैंक की साइट है, वहां जा रहा है, उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, पता लगा जैसे उसने हिट किया, बैंक की साइट आ रही है कि अभी कनेक्ट नहीं हो सकती। वजह क्या? सब कुछ सही चला था, मगर डिनायल ऑफ सर्विसेज का अटैक हुआ, इतनी उसके ऊपर बम्बार्टमेंट हुई पिंकी के वो सर्वर, वेब सर्वर वहीं का होके रह गया, बस वो उसी को रिप्लाई दे रहा है। बाकी जो आ रहे हैं उनके पास उसके टाइम ही नहीं है रिप्लाई का, एक्चुअल यूजर का। तो फॉर रिकग्निशन अटैक, एक्सलेंस थ्रेट एक्टर जो होता है, थ्रेट एक्टर कैन यूज इंटरनेट टूल्स सच एज एनएस लुकअप को वो यूज कर सकता है, हु इज की यूटिलिटी को यूज कर सकता है, टू इजीली डिटरमाइन द आईपी एड्रेस स्पेस असाइन टू अ गिवन कॉर्पोरेशन और एंटिटी। इन सब चीजों से वो मिलके निकाल सकता है, छोटी छोटी चीजें। आफ्टर द आईपी एड्रेस स्पेस इज डिटरमाइंड, अ थ्रेट एक्टर कैन देन पिंग द पब्लिकली अवेलेबल आईपी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई द एड्रेसेस दैट आर एक्टिव, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पब्लिक का कौन सा पूल लिया हुआ है, जिसमें मुझे आकिब असगर ने बताया था कि /29 का मतलब होता है 6 यूजेबल आईपी। यूज में उसमें से 2 कर रहा था, बाकी 2 को मैंने 4 कर, बाकी 4 को मैंने बैकएंड छोड़ा हुआ था। वो 4 मेरे लिए क्या है, बहुत शानदार कहानी है। मतलब वो कुछ भी कर सकती है, पॉलिसी के थ्रू उसको रोक सकते हैं खैर, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। रिमोट सर्वर पे लगा दें, कहीं लगा दें, ताकि आपके लिए आसानी रहे। Access attack exploits unknown vulnerabilities in authentication, FTP services, and web services to gain entry to the web accounts, confidential database, and other sensitive information. तो ये एक्सेस की होती है वर्नेबिलिटीज, एफटीपी की सर्विसेज की वर्नेबिलिटीज है, आपने प्रॉपर, या आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर वेब अकाउंट सही नहीं बने हुए, मतलब उनके पासवर्ड सही नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, इन सब चीजों को एक्सेस वो कर सकता है, और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। सो एक्सेस अटैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अब सिर्फ एक्सेस अटैक 4 टाइप्स के अंदर जो क्लासिफाई होता है: पासवर्ड अटैक, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन अटैक, पोर्ट रीडायरेक्शन अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक। ये वायरलेस में होता है ज्यादातर, मैन इन द मिडिल अटैक। पासवर्ड अटैक, अब इसको ब्रूट फोर्स अटैक बड़ा मशहूर है इसके लिए, मेरे पास एक पासवर्ड की डेटाबेस होगी और मैं हिट एंड ट्राई करता रहूंगा। तो उससे बचने के लिए अगर मैं आज आपको करके दिखाऊंगा एक छोटी सी लैब, तो उसको हम देख लेंगे। ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो थ्रेट एक्टर यूज अनऑथराइज्ड प्रिविलेजेस टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम, पॉसिबली कॉम्प्रोमाइज द टारगेट। ट्रस्ट एक्सप्लॉइड हो चुका है, जो बंदा था जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे थे, वो गरीब बेचारा एक्सप्लॉइड हो चुका है, खत्म, उसका यूजर नेम और पासवर्ड कहीं से निकल चुका है बाहर। अब जो ऑथेंटिकेशन आ रही है या कुछ आ रहा है वो बंदा यूज कर रहा है, तो वो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है, मतलब वो बंदा है ही नहीं, ट्रस्ट एक्सप्लॉइट हो चुका है। पोर्ट रीडायरेक्शन, आपकी यहां से लेके फिर आगे किसी और जगह पे उसको रीडायरेक्ट करना, सही है ना। SSH पोर्ट 22 ऐसा पोर्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया, थर्ड एक्टर यूजर कॉम्प्रोमाइज सिस्टम एज अ बेस, एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को एज अ बेस किया फॉर एन अटैक अगेंस्ट अदर टारगेट्स, उसको अटैक करना है अदर पीसीस को। For example, a threat actor using SSH port 22 to connect to a compromised host A. पोर्ट 22 यूज कर रहा है एक कॉम्प्रोमाइज होस्ट ए को यूज करने के लिए। होस्ट ए इज ट्रस्टेड बाय होस्ट बी, होस्ट ए जो है वो ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट मतलब होस्ट बी जो है वो ट्रस्ट करता है होस्ट ए को, होस्ट ए इज ट्रस्टेड बाय होस्ट बी, तो होस्ट बी जो है वो ट्रस्ट करता है होस्ट ए को। देयरफॉर द थ्रेट एक्टर कैन यूज टेलनेट पोर्ट 23 टू एक्सेस इट। एसएसएच के थ्रू यहाँ सिक्योर पोर्ट पे आया है ए पे, अब वो ए पे जब आ चुका है तो बी ए पे ट्रस्ट करता था, तो अब वो टेलनेट भी कर सकता है बी को, और वहां पे जाके घुस सकता है 23 के थ्रू, या वहां पे अगर नहीं है कुछ एसएसएच वगैरह कैसी कॉन्फ़िगरेशन, तो जिन जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, या इस एक डिवाइस पे जो जो डिवाइसेस ट्रस्ट करती हैं, उन सब पे इसको कहते हैं एक्सेस ट्रस्ट। क्या यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि वहां पे एक्सेस है, हम रन में जाके करते हैं ना, डबल बैक स्लैश उसकी आईपी लिख देते हैं 192.168.98 का 11, और अगर डॉलर लगा दूंगा उसकी ड्राइव के आगे लेटर के, अमूमन सी होता है, $C, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मांग रहा हूं मैं इसका, वरना तो सिर्फ और सिर्फ शेयर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना करूंगा तो जिस भी नाम से शेयर है तो उसी नाम से वो आ जाता है। तो वो ऐसी टाइप की चीजों को, यूटिलिटीज को छोटी छोटी यूज करके, और फिर वो देखता है एक्सेस इसका कहाँ कहाँ तक है। तो मैन इन द मिडल अटैक, a threat actor is poisoned in between two legitimate entities in order to read or modify the data that passes between the two parties। दो पार्टीज के दरमियान डाटा पास हो रहा है, ये बीच में कहीं बैठा है और कैच कर रहा है डाटा, यहाँ से ले रहा है फिर आगे भेज रहा है, यहाँ से ले रहा है फिर एक कॉपी यहाँ जा रही है फिर आगे जा रही है। तो अब यहाँ पे काम आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, है ना,
ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन तो हो गया, एक होता है सीआईए, कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी का ट्रेड है ये सीआईए। सीआईए वो नहीं है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सीआईए। तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भाई इतना इनक्रिप्ट कर दीजिए कि अगर कोई पकड़ भी ले तो किसी काम का ना रहे। समझ रहे हैं? मुझे एक बॉक्स मिला जिसपे एक ताला है, बड़ा खतरनाक मोटा सा ताला है। अब वो बॉक्स में किसी से चुरा के भाग भी जाऊं तो अब उस ताले की चाबी ढूंढनी है भाई, वरना बेकार है वो। सपोज कर लें, तो जो इतनी बड़ी बड़ी इंक्रिप्शन होती हैं आप डाटा पे लगाते हैं, अब उसको डिक्रिप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई मैन इन द मिडल अटैक करके अगर आप कर भी लें तो कॉन्फिडेंशियलिटी वो फीचर होता है आपका, जो आप एल्गोरिथम्स लगाते हैं अपने डाटा के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी के, तो उसकी वजह ये होती है कि आपका डाटा कोई ले भी जाए तो किसी काम का नहीं है उसके लिए, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आपका डाटा क्लियर टेक्स्ट के अंदर है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो आपका डाटा गया गया। सही है जी। तो इन सबको मिटिगेट, अच्छा डॉस अटैक के बारे में बता रहा है तो किसी को तब पिंग करें हो जाए। डी डॉस अटैक, ये पिंग मुख्तलिफ जगहों से आए, इसीलिए अमूमन वैन कनेक्शंस के ऊपर हम पिंग को बंद रखते हैं। जब काम होता है ऑन करते हैं, फिर वापस इसको बंद रखते हैं कि पिंग हो ही ना, वैन के थ्रू पिंग ना आए, पिंग की यूटिलिटी बंद हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होगा, तो उसके थ्रू क्या है हमारा ये जो हो जाता है। अभी थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा एडवांस हो चुका है ये, अब डोमेन नेम को भी इतना ज्यादा एक्सेस करते हैं, इतना ज्यादा बार एक्सेस करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो फिर और कोई उस डोमेन नेम को एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो द थ्रेट एक्टर बेसिकली इसके लिए क्या है, सीएनसी को यूज करता है, कमांड एंड कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट द बॉटनेट ऑफ zombies टू कैरी आउट द डीडोस अटैक। अब वो जो ट्रोजन हॉर्स था, उसके थ्रू उसने एक बॉट आपके नेटवर्क में उतार दिया, इसको हम बॉट नेट कहते हैं। वो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, ना कोई डाटा, ना कुछ इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। लेकिन इस जो थ्रेट एक्टर था, इसका प्लान ही कुछ और था। जब कभी इसको कोई अटैक लॉन्च करना होगा तो आपका पीसीबी आपको पता ही नहीं है, बैक एंड पे लगा पड़ा है उस डिवाइस को पिंग करने में, लगा पड़ा है। और आप कह रहे हैं नेट स्लो चल रहा है, सर्विस प्रोवाइडर ने मसला किया है, कुछ भी है, लगा पड़ा है उसको पिंग करने में। तो वो एक सीएनसी प्रोग्राम थ्रेट एक्टर यूज करता है। जितने भी लोगों के पास वो बॉटनेट होता है और वो उस वक्त एक्टिव होते हैं, तो उनका टाइमर सेट कर देता है, इतने बजे ये लॉन्च कर दे, इतने बजे ये इसको पिंग करना शुरू कर दे, इतने पिंग करे रुक जाए, फिर तो वो साइकिल चलाता है पूरा। तो एक तरह से आप एक्ट कर रहे हैं एज ज़ॉम्बी, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं बेचारे को। आप तो सिर्फ ये खुश हो रहे हैं कि मेरे पास विंडोज एक्टिवेट हो गई फ्री में, वाह भाई वाह। बैक एंड पे सारी स्टोरी ये चल रही होती है। एक हमारे उस्ताद ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई थी कि भाई देखो कोई भी चीज ना फ्री में नहीं मिलती, खास तौर पे गोरों के पास से तो कोई भी चीज फ्री में मिलने वाली है नहीं। तो अगर आपको इंटरनेट पे कोई चीज फ्री मिल रही है, जगह मिल रही है, कहीं आप कोई फाइल्स अपनी रख सकते हैं, जीमेल दे रहे हैं, तो ये समझ किसी भी मद में फ्री कुछ मिल रहा है आपको इंटरनेट के ऊपर, तो ये समझ जाइएगा कि प्रोडक्ट आप हैं, आप उसके प्रोडक्ट हैं। उसको आपको जो है ना कहीं यूटिलाइज करना है। आपके डाटा को, मतलब आपसे मुराद आपके डाटा को, आपके डाटा को, आपके पीसी को, आपके डिवाइस को उसने कहीं ना कहीं आगे किसी काम में यूटिलाइज करना है जहां से उसकी बड़ी इनकम जनरेट होगी। तो वो ये एक तरह का चारा डालता है, इसमें हम सब फंसते हैं और फिर जो है फिर कहानी होती है। तो नेटवर्क अटैक मिटिगेशन, इन सबको मिटिगेट कैसे करें, लातादार तरीके हैं। वीपीएन बना सकते हैं आप, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टॉपिक है हमारा, वीपीएन आईपीसेक पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। वैसे अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो मुझे बताइए कि वीपीएन किसे कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि वीपीएन की डेफिनेशन बताइए, तो ये नहीं बताइएगा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को वीपीएन कहते हैं, मुझे पता है। ये बताइए कि वीपीएन होता क्या है, क्या क्या करते हैं हम वीपीएन से। आप बताना शुरू कीजिए, तक मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। एएसए अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस फायरवॉल, सिस्को की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उनको हम एएसए फायरवॉल कहते हैं, अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस फायरवॉल। आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को कहते हैं, ये भी फायरवॉल के साथ इंटीग्रेटेड होकर चलता है। ईएसए डब्ल्यूएसए सिस्को की प्रोडक्ट है, ईमेल सिक्योर अप्लायंसेस और वेब सिक्योर अप्लायंसेस। ट्रिपल ए सर्वर, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग सर्वर। भाई वीपीएन की डेफिनेशन नहीं आई अभी तक, ओए होए सवालात तो आ रहे हैं। अरे मैंने देखा ही नहीं, एक मिनट रुको भाई। सर हाउ टू चेक दिस,
हाउ टू चेक दिस बैकएंड एक्टिविटीज, वेरी गुड सवाल। ये मैं कह रहा था कि कोई सवाल ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये अटका हुआ है मेरा चैट, इसको मैं बड़ा कर लूं। भाई देखो, बैकअप यूपीएस बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान एक्सेस ऑफिस। सर हाउ टू चेक दिस बैकग्राउंड एक्टिविटी, आपको अपनी लेजिटिमेट पोर्ट्स का पता होना चाहिए। बैकएंड पे अपनी आईपी और अपनी पोर्ट्स का पता होना चाहिए। उसके लिए पहले आप रीड कर लें अपनी तमाम पोर्ट्स कि एक जनरल नेटवर्क कितने पे चल रहा है आपका, किस तरह चल रहा है, क्या क्या पोर्ट्स का यूज कर रहा है। फिर आप जब मेजरमेंट लगाते हैं और ऑडिट लगाते हैं, तो इन पोर्ट्स की एक पॉलिसी बना देते हैं कि सब अलाउड है। इसके अलावा कोई और पोर्ट हो तो उसका ट्रिगर जनरेट करें। तो जब वो ट्रिगर जनरेट होता है, तो ऐसे तो फॉरेंसिक्स पढ़ना, लॉग्स पढ़ना आसान काम नहीं होता। इसके लिए कोई मैकेनिज्म हो तो ही आप सुकून से कर सकते हैं। तो वो फायरवॉल खुद आपको बता देगा, आप उसके अंदर पॉलिसी लगा देंगे कि बैकएंड पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है, ये ट्राई मार रहा है एक नई पोर्ट से आपके पास से रैंडमली, सही ना। तो वो आप उससे पकड़ सकते हैं। सर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई एक्सेस माय ऑफिस नेटवर्क थ्रू वीपीएन टू डाउनलोड मूवीज इन सैप सर्वर। माय सीनियर फाइंड मी आउट एंड माय कंपनी terminated. Oh, hide your identity. VPN change your IP for identity on your network. Secure connection. सर रिमोट हम किसी लोकल नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं वीपीएन के थ्रू। वीपीएन यूज फॉर कनेक्टिविटी फ्रॉम अवर नेटवर्क टू रिमोट नेटवर्क। ओके सर, बिल्कुल सही। अच्छा, वीपीएन में और एमएसटी एससी और रिमोट एक्सेस में क्या फर्क है? ये मैं ले लूं ना किसी का, ये भी तो रिमोट एक्सेस है, किसी पीसी का ले लूं। यहां से लाहौर एक पीसी है, पिंग कर पा रहा हूं उसको, मेरे नेटवर्क का पार्ट है, पिंग कर पा रहा हूँ ना, मेरे नेटवर्क का पार्ट है। सर्विस प्रोवाइडर भी बीच में आ रहा है, वैन आ रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। यहाँ से उसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर मेरा उसका रिमोट ऑन है तो वीपीएन और रिमोट एक्सेस में क्या फर्क है? हमने बता दी रिमोट एक्सेस को करने के लिए एक हमने कहानी बता दी। सैप सर्वर पे अगर फिल्में आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, डाउनलोड करेंगे थ्रू वीपीएन, तो यही होगा। हाइडिंग आउट आइडेंटिटी, ये जवाद हुसैन, ये वेब बेस्ड एसएसएल वीपीएन जो होते हैं ना, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये हम समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हाइड हो रही है। आइडेंटिटी हाइड बेसिकली इस मद में हो रही होती है कि आप पहले उस सर्वर पे जा रहे होते हैं, वो आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है, और वो फिर रिक्वेस्ट उस सर्वर पे आती है, और फिर वो आपको यहाँ लाके दे रहा होता है, सही है। अच्छा, एक भाई हुसैन आलम है, उन्होंने कहा है सिक्योर कनेक्शन, है ना। तो अभी तक इसका जवाब आया नहीं। आ गया। वीपीएन यूज फॉर कनेक्टिविटी फ्रॉम आवर नेटवर्क टू रिमोट नेटवर्क। भाई एक 11:55 पत्नी क्या टाइम हो रहा है। सर इट इज क्वाइट फिनोमिनल एज वी एस्टेब्लिश अ वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल मींस नॉट फिजिकली अवेलेबल, सो बाय दिस वीपीएन वी डिसगाइज अवरसेल्फ। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उगलवा रहा हूँ निकल, अपने अंदर के कॉन्सेप्ट्स को निकालिए, निकालिए, ताकि मैं बताऊं फिर आपको कि क्या होता है। इनक्रिप्ट आवर इंटरनेट डाटा, हुसैन आलम। कुछ कुछ करीब पहुंचे आप हुसैन आलम, कुछ कुछ करीब पहुंचे। वीपीएन यूज टू कनेक्ट अनदर साइड ऑफ नेटवर्क थ्रू स्टैटिक राउट। बिल्कुल भी नहीं। वीपीएन यूज टनल, हाँ, जीआरई टनल, आईपीसेक टनल, उसके बगैर तो वीपीएन बनेगा नहीं, ये तो हमें भी पता है। वीपीएन और रिमोट एक्सेस में क्या फर्क है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, वीपीएन टनल बनाता है, रिमोट एक्सेस पर टनल नहीं नहीं बनाता, आप ये कहना है। रिमोट एक्सेस डायरेक्ट ले लेता है, ओके। तो ये टनल बनती कहाँ है? तो एक सवाल आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताते हैं। याद रखिए, ये आपकी एक साइट है, साइट टू साइट वीपीएन बना रहा हूँ फिलहाल मैं। ये आपकी एक साइट है, ये आपकी दूसरी साइट है, और ये आपका इंटरनेट है। ये आपका एचओ था, ये आपका ब्रांच था,
अगर मैं इसका किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन ले लूं और मैं उसका रिमोट एक्सेस लूं, तो ये कभी भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं कहलाएगा। इसका नाम वर्चुअल प्राइवेट 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 3 बार मैंने बोला प्राइवेट नेटवर्क इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर टनल बनाते हैं। अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इंटरनेट है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लगेंगे आपने छोटा सा इंटरनेट बनाया था, टनल छोटी सी है। नहीं भाई, टनल छोटी सी नहीं है, टनल बहुत बड़ी है। ये इंटरनेट है, कनेक्शन डायरेक्ट इंटरनेट में घुस रहा था। तो जब भी आप अपनी कंपनी का कोई टनल बनाए ओवर द पब्लिक नेटवर्क, और उस पब्लिक नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। पी टू पी कनेक्टिविटी लोकल एरिया पे हो रही है, वीपीएन नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। पी टू पी कनेक्टिविटी लोकल एरिया पे हो रही है, नहीं कहलाए। यहां से लाहौर कनेक्ट करना है, सर्विस प्रोवाइडर पीटीसीएल था बीच में, आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी, L2 का कनेक्शन दिया, 3 का भी दे सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम L2 का लेते हैं, सस्ता पड़ता है। दिया, आप यहां से वहां कनेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वीपीएन नहीं कहलाएगा, वीपीएन नहीं कहलाएगा। वीपीएन याद रखिए वहीं होगा जहां इंटरनेट होगा, बांध लीजिए, इम्बोस कर लीजिए, बस। इंटरनेट के ऊपर टनल बनाना, पब्लिक नेटवर्क पे प्राइवेट नेटवर्क बनाना, ये कहलाता है वीपीएन। ओके, अब आप वो L2 टीपी टीपी लेयर 2, लेयर 2 का डायरेक्ट कनेक्शन, डार्क कोर कनेक्शन जो कहलाता है, आके बस कर उसकी बात कर रहे हैं, वो वीपीएन नहीं है। वो वीपीएन नहीं है, जैसे हम डार्क कोर कहते हैं, वो बड़ी बैंडविड्थ मिलती है, 1 Gbps, 60 Mbps, बात 100 100 Mbps, 200 Mbps, ठीक ठाक, बड़ी डिपेंड करता है। उसको वीपीएन नहीं कह सकते, यही कंफ्यूजन है, यही बात है। हाइड करना भाई हाइड इसलिए हो रहे हो कि अच्छा मजे की बात आप सुनिएगा गौर से, ये टनल ना प्राइवेट नेटवर्क की होती है। जब बनाएंगे, खैर इसकी लैब नहीं है लेकिन फिर भी मैं लैब करके दिखा दूंगा पैकेट ट्रेसर पे, वो बड़ी क्रिटिकल लैब है। एक बार गलत हो पैकेट ट्रेसर पर सपोर्टेड नहीं है, फिर भी चला देते हैं, लास्ट पार्ट के अंदर करके दिखा देंगे, याद दिला दीजिएगा मुझे, कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसका, सीसीएनए की हद में कॉन्सेप्ट है, लैब नहीं आती इसकी। खैर, ये जो टनल है ना, ये प्राइवेट नेटवर्क की बनती है, यानी कि क्लास ए की बना रहे हो तो 10 की सीरीज, क्लास बी की बना रहे हो तो 172 की सीरीज, क्लास सी की बना रहे हो तो 192.168 की सीरीज। ये टनल में प्राइवेट चलती है, अंदर डाटा पब्लिक के थ्रू जाता है। L2TP लेयर 2 कनेक्शन कैसे यूज करोगे मेरे भाई? यूएई की साइट को कनेक्ट करने के लिए, फिर तो तो ये महंगा कनेक्शन पड़ रहा होगा ना आप लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर हो, वो बात करेगा इत्तेसालात से पहले, और इत्तेसालात अपने चार्जेस लेगा, आपका सर्विस प्रोवाइडर अपने चार्जेस लेगा, और फिर ये कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। ऐसा ही है, क्योंकि आप तो तार लेके नहीं पहुंच गए होगे इत्तेसालात के बाद, ये एक अपना कनेक्शन है। तो वीपीएन पब्लिक ज्यादा चीप पड़ता है, साइड टू साइड वीपीएन। अब पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट है, तो वीपीएन इज प्राइवेट कनेक्शन ऑन द, आप बिल्कुल सही बात हुसैन आलम, बस ये बात आप समझ लें। अगर इंटरनेट नहीं है तो वीपीएन नहीं है, टर्म ही नहीं है, ये टर्म ही नहीं है, आप यूज ही नहीं कर सकते। इसकी बेसिक डेफिनेशन है प्राइवेट टनल ओवर द पब्लिक नेटवर्क। इसके अंदर जो प्राइवेट वर्ड यूज हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि आप पब्लिक नेटवर्क पे प्राइवेट टनल बना रहे होते हैं। अदरवाइज ये पब्लिक नेटवर्क अगर हटा दूं, मैं हटाने की कोशिश करता हूं, हटा देता हूं यहां से यहां, तो ये कनेक्शन वीपीएन नहीं कहलाएगा, बस रिमोट एक्सेस कहलाएगा। ये जितने नाम ऊपर आपने देखे, L2TP कहलाएगा, फ्रेम रिले के थ्रू कहलाएगा, X.25 के थ्रू कहलाएगा, एटीएम सेल कनेक्शन कहलाएगा, MPLS कहलाएगा, वॉट एवर कुछ भी कहलाएगा, जो प्रोटोकॉल बैकएंड पे यूज होगा, वीपीएन नहीं कहलाएगा। वीपीएन में सर्विस प्रोवाइडर अड़ जाता है, इंटरनेट पे वो साइड भी है, आप भी हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है,
आप इस पब्लिक नेटवर्क पे अपना प्राइवेट टनल बनाते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क अगर आपने हटा दिया, आप यहां से वहां किसी वैन वाले के थ्रू जा रहे हैं, मतलब किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने वैन कनेक्शन दिया, वीपीएन नहीं है वो। ये इंटरव्यू का क्रिटिकल तरीन क्वेश्चन है, इसमें लोग अमूमन फंस जाते हैं। तो कोई पूछता है वीपीएन क्या है, तो नहीं बोलेगा रिमोट एक्सेस ना, उसकी डेफिनेशन है क्रिएटिंग अ प्राइवेट टनल ओवर द पब्लिक नेटवर्क। वो अगला सवाल, अगर थोड़ा सा जान जान पहचान तो हमारे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर्स बैठे होते हैं, तो अगर कोई है टेक्निकल बंदा तो आपसे अगला सवाल करेगा अगर मैं पब्लिक नेटवर्क हटा दूं तो बोले सर वीपीएन भी नहीं रहेगा। डेफिनेटली बोल दें आप, इसके आरएफसी में डिफाइंड है ये बात। कोई किताब कुछ बोले, आरएफसी कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, उसके अंदर ये बात डिफाइंड है, उसके अंदर ये बात दी हुई है, फिक्स्ड है कि पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर जो प्राइवेट टनल बनेगी वही, उसी के लिए बस ये टर्म फिक्स कर दी गई, वीपीएन, बस इसके अलावा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं, और ये आईपीएस आईडीएस हमारे साथ चलता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। हम बैकअप्स रखते हैं। एक अच्छा नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, वो कोई भी नई कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अपनी डिवाइस का बैकअप लेता है। कि भाई डिवाइस जो है ना वो गई, मैं कुछ कर रहा था, कुछ से कुछ पॉलिसी लग गई, बिल्कुल ही कुछ बेड़ा गर्क हो गया, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, जो चाह रहा था वो भी नहीं आ रहा, जो पहले हुआ था उस स्टेट से भी गया। अब क्या करूं, हाथ पकड़ मल के बैठ जाऊं? नहीं, फौरन आप जो है ना क्या करते हैं कि रात काली करने से बेहतर है पुराना बैकअप रिस्टोर कर दो। सबसे बेहतरीन बात ये है, बस फायरवॉल को रीसेट करो, पुराना बैकअप रिस्टोर कर दो, तो कल सुबह कोई शिकायत नहीं करेगा, जहां छोड़ के गए थे वहीं पर है। हाँ, चेंज सक्सेसफुल हो गया, आपने टेस्टिंग कर ली, वेरी गुड। अब आप उसको इंप्लीमेंट कर दें और फौरन एक और बैकअप ले लें। तो कॉन्फ़िगरेशन एल्गोरिथम की लॉजिक, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, एक स्टेबल स्टेट से अपने चेंजेस को परफॉर्म करके दूसरे स्टेबल स्टेट पे आना, इसको एल्गोरिथम कहते हैं। ये होता है ना, टास्क अचीव करते हुए आप दूसरे स्टेट पे आ जाते हैं, इसको एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। तो आप एक और ऑलरेडी की स्टेबल स्टेट पे थे, इसका बैकअप ले लें आप, अपना डिजायर्ड टास्क पूरा करें, और आप क्या करें यहाँ पे, फौरन जब अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इस वाले स्टेट का, सेकंड स्टेट का भी बैकअप लेके रख लें, उसके टर्म्स लिख लें। तो बैकअप की फ्रीक्वेंसी डाटा की भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि रैंसमवेयर आया, अटैक आया, कुछ हुआ, तो उस फ्रीक्वेंसी से आप जो है उसको प्रॉपर वैलिडेट कर सके और चीजों को लेके चल सके आगे, आगे लेके जाए। मतलब 4 बजे का बैकअप आपने लिया था जो कि आपका बैंक के लॉकर में जाता था, या तो अब 4 बजे के बाद आपकी कंपनी में कुछ मसला हो गया, कुछ मसला हो गया, तो आप अब नेक्स्ट डे आया तो नहीं ऑन हो रहा, तो आप सुबह रिस्टोर करते करते टाइम थोड़ा सा लगता है, 9:30 बजे आप अपनी कंपनी को लॉग इन करा के दे सकते हैं विद दिस बैकअप ऑफ 4। 4 बजे के बाद जो भी एंट्रीज हुई हैं ईआरपी के अंदर, कुछ भी हुई हैं, आप तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ईमेल कर दें, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। ओके फाइन, कोई मसले की बात नहीं है, हमने कर लिया कम से कम रिकवर। लेकिन नहीं होगा बैकअप, उसकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती, नहीं होगा, टेप पे अब उठना है, फलाने पे अब उठना है, यूं करना है, वो करना है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम कर जाता है। सही। सो अपग्रेड करें, अपडेट्स करें पैचेस को। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ट्रिपल ए बहुत बड़ा मॉडल है, और सिक्योरिटी का, और इसमें हमारे पास क्या चीज आती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि भाई देखिए, सबसे भी ऑथेंटिकेशन, ये वो जो आपके चिप पे कार्ड है, ये ऑथेंटिकेट करता है, चिप आपको ऑथेंटिकेट कराती है बेसिकली, यू आर, आप कौन है, यूजर नेम और आपका पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेशन है। अब आप उस सिस्टम, उस नेटवर्क के अंदर एंटर हो गए, तो ऑथराइजेशन आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप एचआर के फोल्डर को क्लिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऑथराइजेशन, परमिशंस जिनको हम कहते हैं, अकाउंटिंग। आपने इन द मीन टाइम, अपने जो भी आप जो ये टाइम आपने गुजारा, इसमें क्या क्या किया आपने, इसका लॉग मेंटेन होना चाहिए ना। इतना बार बार आप ठक ठक ठक, मैंने फेसबुक बंद कर दिया, एक यूजर है जिसका लॉग मेंटेन होता है, वो रोज आके सुबह 5 बार हिट करेगा, यूट्यूब 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 यूट्यूब, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, तो मैं उसको फिर एक लम्हे में ईमेल कर दूंगा कि भाई इंटरनेट ही बंद कर दूंगा आपका, और उसके डिपार्टमेंट के हेड को सीसी में रखूंगा। अब अगर आपने ये हिट एंड ट्राई करी, ये लॉग है आपका, आपको पता है फेसबुक और यूट्यूब बंद है, क्यों आके यहाँ पे इसके कीबोर्ड को भी कीज को दिक्कत दे रहे हैं, और पीसी की भी बिला वजह ब्राउजर के प्रोसेस को जाया कर रहे हैं। क्लियर है बात। ये होती है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग। ऑडिटिंग अप्लाई होती है
तो आप अकाउंटिंग कर, किसी को अकाउंट फॉर करना, किसी की लॉग्स को देखना। तो ये है ट्रिपल ए की पूरी डेफिनेशन। इसका एक सर्वर बनता है सेंट्रली, हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का वहीं से उसका नाम है रेडियस, और एक टेकेक्स, उसकी लैब करके देखेंगे। तो तमाम जो सिक्योर डिवाइसेस होती हैं वो उसमें कर लेती हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया आज के टॉपिक में, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थोड़ा नॉलेजेबल होगा। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल किस तरह से चल रही होती है, कैसे काम करती है। बस एक बात याद रखिएगा फायरवॉल के हवाले से, इनसाइड, इसमें तीन तीन जोन्स होते हैं, इनसाइड जोन, आउटसाइड जोन, और एक डीमिलिटराइज जोन। एक जनरल मैं आपको बातें बता रहा हूँ इसकी। फायरवॉल में याद रखिए, इनसाइड से कोई भी बाहर, इनसाइड से जो रिक्वेस्ट गई है वो वापस उसका रिप्लाई आ जाएगा वापस, चाहे उसमें जितना बड़ा वायरस क्यों ना लगा हो। रिप्लाई नहीं पड़ती फायरवॉल। फायरवॉल जो भी फिल्टरिंग करेगी वो यहां करेगी, यहां इस एंड पे, इस, अगर ये इससे थ्रू हो गया, इसका मतलब आपकी पॉलिसी जो फायरवॉल की है वो अलाउ कर रही है इस चीज को। तो अब यहां से जो रिप्लाई आएगा ना, उसको फायरवॉल कभी भी नहीं रोकती। ये बात अपने जहन में बिठा लें। यहां कोई इस रिप्लाई की कोई फिल्टरिंग नहीं लगी होती, ऐसी कोई फायरवॉल बनी नहीं आज तक। है ये जी, उस रिप्लाई की कोई डीप पैकेट इंस्पेक्शन जैसे कहते हैं ना, वो भी यहां होती है, यहां इस एंड पे। ये जाते वक्त देख ले, रोक लिया, आप पे पॉलिसी थी, ये निकल गया एक बार इंटरनेट पे, अब इसका रिप्लाई, आपने एक मेलिशियस साइट को एक्सेस कर लिया, ये कर लिया, अब जो इसका रिप्लाई आएगा उसमें बॉट आया, उसमें कोई कोड आया, उसमें कोई चीज, फायरवॉल इसको चेक नहीं करती। ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है, बनता ही नहीं ना सिनेरियो, बनता ही नहीं सिनेरियो इस वजह से। हाँ, आउटसाइड से आप कभी भी किसी नेटवर्क को एक्सेस, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता फायरवॉल। फायरवॉल तोड़ के कोई अंदर नहीं आ सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ फायरवॉल। अच्छी खासी वर्किंग चाहिए आपको, अच्छा खासा काम चाहिए। तो ये आउटसाइड जोन होता है इसका। तो इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से डायरेक्टली कोई फायरवॉल के अंदर नहीं आ सकता। इनसाइड से रिक्वेस्ट गई है, उसका रिप्लाई फायरवॉल चेक नहीं करती। ये बात तो अपने जहन में बिठा लीजिए। डीमिलिटराइज जोन क्या होता है? भाई गूगल है, इसकी सालगिरह आई, गूगल का पेज चेंज हो गया। सीएनएन है, कोई भी और वेबसाइट है, वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कौन लोग हैं ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं। कैसे कर रहे हैं ये अपने लोकल एरिया से आ रहे होंगे ना, या ये वीपीएन के थ्रू साइट टू साइट उस सर्वर पे आके कनेक्ट होते हैं, या रिमोट एक्सेस वीपीएन लेते हैं, तो पर्टिकुलर डोमेन का वीपीएन लेंगे रिमोटली, मतलब उसके लोकल, जहां ये लोकल एरिया में ये सर्वर रिजाइड करता है वहां पे पहले एक्सेस लेके फिर यहाँ से आएंगे ना, और फिर सर्वर को अपडेट करेंगे। वाया इंटरनेट थोड़ी आएंगे, वाया इंटरनेट तो हम आ पाएंगे। तो ऐसी डिवाइसेस जिनका कंटिन्यूअसली वेब के ऊपर एक्सेस है, या आप जानते हैं कि आउटसाइड से लोग इसे एक्सेस करेंगे, मेजोरिटी ऑफ टाइम वेब सर्वर्स, उनको हम डीमिलिटराइज जोन में रखते हैं। तो डीमिलिटराइज जोन का ये फायदा होता है कि बाय डिफॉल्ट जो यहां से एंटर हुआ है ना इधर, वो इस डिवाइस के थ्रू यहां नहीं आ सकता। क्रॉस है, यहां वो नहीं आ सकता, सवाल ही नहीं उठता, पैकेट ही नहीं जाएगा, बिहेवियर ही नहीं है फायरवॉल का ये। सही है जी। और जो यहां से एंटर हुआ है इसमें, वो यहां से अब इस डिवाइस के थ्रू इधर इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकता। ये भी फैक्ट बात है, दोनों साइड से ये आएगा। ओहो, ये आएगा, नया बना लेते हैं, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ इसको अपडेट करेगा और वापस चला जाएगा, और फिर वाया इंटरनेट, अब वो यहां से नहीं आएगा, वीपीएन को छोड़ के एक और ब्राउजर खोलेगा, या उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, जो भी कुछ करेगा, और फिर इंटरनेट से आके देखेगा कि मेरे चेंजेस कैसे हुए, क्या किया है, किस तरह से किया, हिट एंड ट्राई करके देखता है। सही थी, जर्नल यूजर के लिए, एज अ जर्नल यूजर यहाँ पे आके अपने, जो यहाँ से वो आ रहा है तो उसको यहाँ से फिर वापस इंटरनेट पे जाने की, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ये चीज कभी भी। तो ऐसी चीज है तो दोनों जगह से एक्सेसिबल, लेकिन एक जगह के डाटा को दूसरी जगह पे नहीं जाने दे रही, दूसरी जगह के डाटा को एक जगह पे नहीं आने दे रही। इसको हम कहते हैं डीमिलिटराइज जोन। सही थी। तो फायरवॉल में ये हमारे पास चीजें इस तरह से होती हैं। टाइप्स ऑफ फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग करती है, एप्लीकेशन फिल्टरिंग करती है, यूआरएल फिल्टरिंग बेस्ड होती है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन एसपीआई फायरवॉल होती है, एआई बेस्ड भी फायरवॉल आजकल आ रही है, तो आपके नेटवर्क का बिहेवियर को नोट कर लेंगी। दिन में इतनी, आपका जो वेब सर्वर उस पर इतनी हिट आते हैं, इतने लोग हिट करते हैं, आपका जो डाटा की कैपेसिटी है, जो आपका टोटल पीक आवर्स में भी जो आपका डाटा आउटबाउंड हो रहा है, या जो ई ग्रीस हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ई ग्रीस हो रहा है, वो इतना हो रहा है कि सपोज कर लें 2 GB, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 GBps हो रहा है।
2 GB पर सेकंड इतना डाटा आपकी कंपनी जो है बाहर बेचती है। तो मुझे थ्रेशोल्ड बताओ, कब अलर्ट जनरेट करना है, कब क्रिटिकल हो जाना है, कब अलर्ट जनरेट करना है। तो मैं उसको बोलूंगा यार कभी ये अगर 2.25 या 2 पॉइंट समथिंग जीबी हो तो तुम क्रिटिकल हो जाना, मुझे ईमेल अलर्ट भेज देना, मैं देखूं कि क्या मसला है। और 2.5 पे आ जाए ना, अगर आधा हो जाए, तो ये मेरे लिए अब है, तो फिर मैं इसको थॉरली आके देखूं और नेट के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करूं, उसका मतलब कोई ना कोई अटैक लॉन्च होने वाला है। ओके, मैक्सिमम जो मेरी कंपनी का एक थ्रेशोल्ड है वो पूरे मंथ में, अब वो थ्रेशोल्ड कैसे सेट होता है, वो पूरे मंथ का या हफ्ते का आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा ये। वो रिकॉर्ड करता है फायरवॉल, खुद आपके डाटा का इन और आउट रिकॉर्ड करता रहता है, वो कहता है जी इतना बाहर जाता है, इतना अंदर आता है डाटा आपका। अब इससे ज्यादा अगर कभी आ रहा है, इसमें फिर हम आवर्स भी रख सकते हैं, बहुत सारे इसमें फिर कंट्रोल्स हैं। तो वो स्टेटफुल इंस्पेक्शंस और ये सब डॉस से बचाती है और इन तमाम चीजों से बचाती है। और ये सब चीजें जो है ना आपकी, एसपीए पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फिल्टरिंग। एप्लीकेशन लेयर पे क्या डील होता है, डीएनएस। डीएनएस क्या है, यूट्यूब बंद कर दो, ये कहना आसान है। एज कम्पेयर टू मैं कहूँ कि 202.87 कल को यूट्यूब ने आईपी चेंज कर ली, फिर ये यूआरएल चेंज नहीं करेगा, वो मशहूरी सी से यूट्यूब से बैकएंड पे तो आईपी बहुत दफा चेंज चेंज करता है। मैं कहूँ फेसबुक बंद कर दो, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड फिल्टरिंग ये कहलाती है। अब भाई यूट्यूब पे क्या क्या बंद कर दो, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर बहुत कुछ आता है। तो टॉप की जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उनमें फोर्टिनेट है, सोफोज है। सिस्को का नाम थोड़ा पीछे, क्योंकि सिस्को यूजर फ्रेंडली नहीं है। सिस्को की जो सिक्योरिटी के कोर्सेज किसी ने किए में हो, वही उसके फायरवॉल को प्रॉपरली डील कर सकते हैं। और प्लस सिस्को ने बहुत सारी चीजें पेड रखी हुई हैं और उनका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। पालो अल्टो है, पीएफ सेंस, खैर बेचारी बच्ची बहुत बहुत छोटी सी पीएफ सेंस, वो तो मुफ्त में मिल जाती है और कर लेते हैं। सोफोज है, पालो अल्टो है, और फोर्टिनेट है। ये सब की सब इस तरह की, ये आगे पीछे रहती हैं, कभी ये वन पे कभी ये टू पे, इस तरह से रहता है हिसाब किताब। सिस्को बेचारा जो है, सोनिक, सोनिक वॉल अच्छी फायरवॉल है, मगर जब से सीम सॉल्यूशन आया ना, सिक्योरिटी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहते हैं इसको, तो सीम ने ना सोनिक का कैरियर इस सीम में नहीं चल सका ये उतना इफेक्टिव नहीं है। खैर ये टॉपिक कभी और किसी और दिन डिस्कस करेंगे, सीम क्या होता है कल बताइएगा, कल आप लोगों से करेंगे। अब आप लोगों का भी दिमाग पक सा गया होगा, 2 घंटे हो गए, मेरा गला पकने जा रहा है, आपका दिमाग पक गया होगा सुनते सुनते। लेकिन सिक्योरिटी टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे पता था कि आज की क्लास इसी में निकल जाएगी, तो ये टॉपिक ही इसी तरह का है, आजकल का हॉट टॉपिक है। लास्ट ईयर की तो यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी की काउंसिल भी इसीलिए इसी के ऊपर थी कि अवेयरनेस, अवेयरनेस दीजिए लोगों को कि क्या है मसला, सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि इंटरनेट एक नेटवर्क की फील्ड है, नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के है, और जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी ऐसे हैं, 90 80 80 70 70 75% तो ऐसे लोग हैं जिनकी फील्ड है ही नहीं कंप्यूटर साइंस ना नेटवर्क्स, राइट। तो वो भी यूज कर रहे हैं इसको। तो वो, उनको पता ही नहीं है कि वर्नेबिलिटी क्या होती है, उनको पता ही नहीं कि क्या चीजें गलत हो सकती हैं। हमारे बुजुर्ग यूज करते हैं और जवान भी जो यूज करते हैं उनकी फील्ड नहीं है, उनको कम से कम इक्विप्ड कर दीजिए इतना। तो ये अवेयरनेस के ऊपर लास्ट ईयर की यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल जो हुई थी, खैर। तो इस पे कल मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड पॉइंट सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा देख लेंगे, और सिक्योरिटी डिवाइसेस में इसने अपना बस ये किया है, सिस्को ऑटो सिक्योर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। खैर इसको हम कल देखेंगे, कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे, और एक लैब भी जो आज हमें करनी थी वो हम करके देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली। अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट में स्क्रीनशॉट यूज करने, किस असाइनमेंट में? क्या आप मुझसे इस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट रुकें। बिकॉज सीएनए, लेक्चर ईडी, असाइनमेंट्स, क्या आप मुझसे इस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? हो जाओ भाई, बड़े हो जाओ यार, इनेबल एडिटिंग क्या हो गया? ये ना, हाँ वायर शार्क वाली। भाई इस फाइल को लें, इस फाइल में इनेबल एडिटिंग का बटन दबाएं, पढ़ते जाएं करते जाएं, पढ़ते जाएं करते जाएं। वो कह रहा है आईपी कॉन्फ़िग चला लो, तो ये आएगी इन्फॉर्मेशन, ये मैक है, तुम्हारा मैक क्या है आगे पूछ लेगा।
अब पैकेट ट्रेसर चलाओ, आर्प और आईसीएमपी पे कर लो, पिंग चला के देखो अपने पहले गेटवे पे। अब मुझे आर्प और आईसीएमपी देखना है, क्या करूंगा? वायर शार्क खोला मैंने, कल भी बताई थी ये बात, मेरा इथरनेट है, नहीं कर, अभी नहीं कर रहा मैं अपडेट। मेरा इथरनेट है, मैंने इथरनेट पे डबल क्लिक कर दिया, इसने शुरू कर दिया, मैंने बंद कर दिया। मैं यहाँ आया पीसी पे, मैंने सीएमडी करा, मैंने कहा आईपी कॉन्फ़िग क्या है, तो बता दिया तुम्हारा गेटवे 9 है। मैंने कहा ओके फाइन, पिंग करो 192.168.98 के 9 को। यहाँ स्टॉप कर दिया था, इस भाई को इधर रखा और इनका दोबारा स्टार्ट किया, इनको बोला कंटिन्यू विदाउट सेविंग, इधर आए, इनका पिंग चला दिया, इनके 4 पैकेट गए, हमने फिर दोबारा स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने में हमने यहाँ पे इनको लिखा कि आर्प और क्या था, क्या लिखा हुआ है, आर्प और आईसीएमपी, चलो दोनों का कर दो, आर्प और आईसीएमपी का कर दो। यहाँ फिल्टर का बटन दबा दो, ये सारे पैकेट आ जाएंगे। तुमने क्या क्या पिंग कराया है और बैकएंड पे जो भी कुछ हुआ हो, तो रिक्वेस्ट रिप्लाई 9 को गई 9737 से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो भी कुछ है, यहाँ से अब देखो, इसको क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ये फ्रेम है, ये फ्रेम बना है इसका, ये इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस आईडी ये थी। देख लो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दो। टाइम ऑफ फॉल्स आईसीएमपी का डाटा, इथरनेट टाइप क्या है, आईसीएम आईपी आईसीएमपी का डाटा है। ऐसे तो इतना पूछेगा भी नहीं वो तुमसे, लेकिन ये है। ये लेंथ 74 बाइट की है, फ्रेम 9594 नंबर फ्रेम है। इथरनेट 2 में है, तुम्हारे पास चीजें आ जाएंगी डिटेल में। डेस्टिनेशन कौन था, कोई VMware की है, कुछ उनके पास चल रहा होगा VMware 9 जो है VMware की डिवाइस है, इसलिए पीएफ सेंस के ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये VMware की डिवाइस है, इसका वेंडर ये है और बाकी पूरा मैक ये है। मैं जो हूँ, मेरा सोर्स ये हैवलेट पैकार्ड की मशीन है, एचपी की मशीन है मेरी, इस पे चल रहा है। टाइप IPv4 का पैकेट है, 6 का पैकेट नहीं है। भाई ये फिल इन करनी है यार, यहाँ पे इंफॉर्मेशन करने के बाद ये पूछेगा कहीं ना कहीं, कहीं सवाल होंगे। ये है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द कंटेंट ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड। डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या दिख रहा है आपको? पहले सवाल का मैं आंसर दे देता हूँ, ये ब्रॉडकास्ट हो रही है, FFFF लिखा है, इट विल ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द नेटवर्क। पहले सवाल का मैंने दे दिया। व्हाई डज द पीसी सेंड आउट द ब्रॉडकास्ट आर prior टू द सेंडिंग द फर्स्ट पिंग रिक्वेस्ट? जवाब दीजिए, पढ़ा चुका हूँ पूरा मैं आप लोगों को। व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेम? देख लीजिए वहां से, और वहां से अपना लगा दीजिए कि सोर्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेम का क्या था। व्हाट इज द वेंडर? अब हर किसी का चेंज होगा भाई, ये हर किसी का चेंज होगा। मेरी यहाँ कंपनी का चेंज है, आपका कंपनी का चेंज होगा। व्हाट इज द वेंडर OUI ऑफ द सोर्स एनआईसी ऑफ आर रिप्लाई? अभी जो वेंडर OUI अभी जो दिखाया आपको, ये ये OUI है 041F05। अब सोर्स का पूछ रहा है, तो ये शुरू के 12 जो है ना, अब ये 12 है ना, टोटल 6 वाले जो नंबर है ना, यानी कि 24 बिट, ये OUI है, लिख दो। सोर्स का पूछे सोर्स का लिख दो, डेस्टिनेशन का पूछे ये लिख दो। यहाँ पे देखो वो अलग से दिखा रहा है, इंटरफेस आईडी दिखा रहा है, बाकी 000C29 तक जो है इसकी ये OUI है, ये इसका इंटरफेस आईडी है। VMware_this, तो ये VMware है भाई 29 तक। बाकी जो है उसका और ये तुम्हारे पास चल जाएगा, यही नहीं छाप के दे देना, समझे भाई? आप लोग यही नहीं छाप के दे दीजिएगा। अब व्हाट इज द एनआईसी सीरियल नंबर ऑफ योर सोर्स? तो सीरियल नंबर जाके देख लो, अभी खुद ढूंढो वहां पे, कहाँ पे मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा ना, ऐसे थोड़ी हम हर चीज बता देंगे। बाकी बता रहा है सारी चीजें तुमको। अब व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ द पीसी एनआईसी? पीसी के एनआईसी का मैक एड्रेस क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे ऑफ मैक एड्रेस? डिफॉल्ट गेटवे ऑफ मैक एड्रेस का क्या है? ये सब चीजों में वैसे तो वायर साख से मिल जाएंगी, लेकिन अगर पीसी का एनआईसी देखना है तो IP config/all की भी कमांड होती है। ये तुम्हें अब भाई, मेरे पास तो वायरलेस भी है, इथरनेट VMware भी है, इथरनेट के अडेप्टर का सिर्फ और सिर्फ ये देख लूं मैं, ये है। बहुत सारे आ रहे हैं, विंडोज के वर्चुअल भी आ रहे हैं, फलाना भी आ रहे हैं, ढिमकाना, बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, वाईफाई होता तो वाईफाई भी आता, वायरलेस नहीं है मेरे पास। इस पीसी पे नहीं, पहले वाले पीसी में था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, वायरलेस भी है। वायरलेस अभी नहीं है, इस वाले पीसी में नहीं है। ये है, फिलहाल मैं ईथरनेट के अडेप्टर से कनेक्टेड हूँ। ईथरनेट अडेप्टर VMware से नहीं कनेक्टेड हूँ, ये ईथरनेट के अडेप्टर से कनेक्टेड हूँ, तो ये मेरा मैक चल रहा होगा हर जगह पे, नहीं ना? तो व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रेम इज डिस्प्लेड? अब फ्रेम के लिए वहां जाके देखना है कि क्या डिस्प्ले हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहां
उस पे देख के आंसर कर दीजिएगा। आंसर करने के बाद इस फाइल में जाइएगा, सेव एज कीजिएगा, सब लिखा हुआ था मैंने ये। अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, फाइल 1 इससे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा फहाद वसीम, खत्म बात। सही है, मेरा अपना नाम लिखिएगा, मेरा नहीं छाप 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 दीजिएगा। वो करने के बाद इसको सेव करें, वापस अपलोड कर दे, मत मुझे रिप्लाई कर दें ईमेल का। भाई ये एक एक करके मत कीजिएगा, ये ना मुश्किल हो जाएगी, मुझे बहुत दिक्कत पेश आएगी इसको चेक करने में। इस दोनों फाइलें एक साथ कीजिएगा, 1 और 2 दोनों, दोनों के आंसर एक साथ कीजिएगा। अब ये कर लिया 1 वाला, तो 2 वाला और आसान कैसे कर, उसमें फिल्टर आर्प को हटा के डीएनएस का लगाया। ऐसा लगा बस वायर शार्क को यूज करना, थोड़ा बहुत आ जाए, इसका पढ़ना आ जाए आपको। कभी कंपनी में जाए तो ये तो बोलते हैं आपने देखे है मैंने, भाई यूज भी किया है, पढ़ना भी आता है, बता सकता हूँ आपको। वैसे तो जो इंशाल्लाह ताला अच्छी कंपनीज में जाए आप, इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारे यहाँ जो जो प्रोडक्शन साइड होती है वहां तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मल्टीनेशनल फर्म्स में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और बैंकिंग साइड, खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरी कभी चॉइस नहीं रही, लेकिन बैंकिंग साइड पे आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, वो कर लेंगे। ये है मेरे भाई आपकी असाइनमेंट का सारा लुब्बे लुबाब और समरी। तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ऐसे सेव एस करके भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको क्या है, क्या नहीं किया। क्योंकि आज 9 है, एक दो दिन ही रह गए, और ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। हार्डली मैं बताऊं, हार्डली, चलो पढ़ने में बहुत टाइम भी लग गया तो भी आधे घंटे का काम है दोनों फाइलों को निपटाना। चलो 1 घंटा ले लो भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, इतना तो बड़ा काम भी नहीं है। सही ना? तो होपफुली कर लेंगे आप लोग, और हो जाएगा। तो और कोई सवाल है भाई मेरे? और कोई सवाल है आप लोगों का? और कोई सवाल नहीं है? इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मेरी अब मुलाकात कल होगी, और कल इस पार्ट 1 का लास्ट क्लास है। देखेंगे थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी लैब भी करके देखेंगे, और कल एक ओवरव्यू भी देख लेंगे कि इसमें हमने क्या क्या किया, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, क्या कुछ किया। तो कल मुलाकात होती है आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।